नमस्कार, मैं प्रभात आप सभी का आपके अपने परिवार तक्षशिला विद प्रभात पर हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पहचान बनाने के लिए खुद के साथ खुद से ही लड़ रहे होंगे, यानी कि जोरों शोरों के साथ आप मेहनत कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देख ही लिया है कि आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है, आज की जो क्लास हमारी होगी वो एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो पीवाईक्यू क्वेश्चन होंगे मैथ और रीजनिंग के, वो आज हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। और अब तक हमने जितने भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व किए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई होगी और आपको आसानी से, मतलब क्वेश्चन भी बहुत आसान लगने लगे होंगे अब, है ना? कुछ चीजें सीखने को मिली भी होगी। ठीक है। तो दोस्तों, आज की जो क्लास हमारी रहने वाली है वो है हमारी एसएससी जीडी की। ठीक है। और जो ये एसएससी जीडी के पीवाईक्यू क्वेश्चन होंगे, ये है हमारी 1 फरवरी 2023 की फर्स्ट शिफ्ट के। ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये केवल एसएससी जीडी के उद्देश्य से, मतलब एसएससी जीडी को टारगेट करके ही मैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराऊंगा, क्योंकि अगर आप वाकई में यूपी पुलिस कांस्टेबल में या फिर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो मैं कहूंगा कि आप ना एसएससी जीडी के पीवाईक्यू क्वेश्चन जरूर करके जाइए। क्योंकि एक तरीके से आपने देख भी लिया होगा कि जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के क्वेश्चन है उनका जो लेवल है वो बहुत ही इजी है ना? और अगर आप एसएससी जीडी के क्वेश्चन करते हो तो कहीं ना कहीं आपका लेवल थोड़ा मतलब बढ़ेगा, आपकी परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी। ठीक है। अब मैं बताऊंगा साथ साथ में कि कौन सा क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन जो है दिल्ली पुलिस में पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे जाते हैं। और आपको एक चीज और मैं दिखाना चाहता हूं कि आप कोई भी सरकारी वनडे एग्जाम को, कोई भी एग्जाम उठा लो, भाई सिलेबस सबका सेम ही है, कुछ भी अलग नहीं है। बस थोड़ा लेवल ऊपर नीचे होता है क्वेश्चनों का, बाकी सब चीज सेम है, कंसेप्ट सेम है, सब कुछ एकदम एक ही है। ठीक है। तो आपको ये नहीं सोचना कि भाई हमें तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करनी है और हम एसएससी जीडी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस क्यों करें। तो मैं फिर से ये बात कहना चाहता हूं कि अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो भाई एसएससी जीडी के पीवाईक्यू क्वेश्चन जरूर करके जाना। तब आपको इसका बहुत फायदा, बहुत बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। ठीक है। तो चलिए भाई क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्त हम क्लास को शुरू करेंगे रीजनिंग से, है ना? उसके बाद हम मैथ से। और एक बात और मैं बता दूं, क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि मैं आज मैथ और रीजनिंग दोनों को एक ही क्लास में निपटाना चाहता हूं। ठीक है। चलिएगा भाई, करें शुरू। तो आपके सामने ये आ चुका है एसएससी जीडी कांस्टेबल के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। ठीक है। ये जो पेपर हुआ ये 1 फरवरी 2023 में फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, जिसके हमने क्वेश्चन लिए हैं मैथ और रीजनिंग के। भाई कुल क्वेश्चन 80 होते हैं, तुम्हें पता है एसएससी जीडी में। भाई मैथ के क्वेश्चन कितने होंगे? मैथ के क्वेश्चन 20 होंगे। और रीजनिंग के क्वेश्चन भी कितने होंगे? रीजनिंग के भी क्वेश्चन 20 होंगे। हिंदी या इंग्लिश में चॉइस है तो यहाँ पे भी 20 क्वेश्चन होंगे। जीके और जीएस में कितने क्वेश्चन है? 20 क्वेश्चन है। इस तरीके से 80 क्वेश्चन दोस्त यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है। और हम जो पोर्शन कराने वाले हैं आपको, वो मैथ और रीजनिंग का पोर्शन हम आपको कराएंगे। अब हिंदी की अगर मैं बात करूं तो हिंदी का लेवल ज्यादा खास नहीं होता एसएससी जीडी में, क्योंकि हिंदी में मोस्टली वोकेबलरी पूछता है, व्याकरण से कोई खास ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। ठीक है। तो हिंदी तो बच्चा खुद भी अगर दो चार प्रीवियस सॉल्व कर ले और फिर उसी के आधार पे जो है अपनी प्रैक्टिस कर ले, हिंदी में जो वोकेबलरी पूछते हैं तो भाई यहाँ पे हिंदी में आप 20 में से 20 आराम से ला सकते हो। ठीक है। अब जीके जीएस की अगर मैं बात करूं, भाई इसमें थोड़ा सा आपको देखो मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जीके जीएस का जो सिलेबस है वो बहुत बड़ा है, लेंथी है ना? तो आपको ये देखना होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। हालांकि अब तक कोई क्राइटेरिया है नहीं कि भाई जीएस में से वहां से पढ़ लो तो वहां से क्वेश्चन मिल जाएगा, कोई संभावना नहीं होती जीएस की। ठीक है। तो इसमें थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। चलिएगा शुरू करते हैं भाई। क्वेश्चन क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग से पूछा हुआ क्वेश्चन है। और आप जानते हो, जैसे कि आप प्रैक्टिस कर ही रहे हो आजकल दिल्ली पुलिस या कांस्टेबल की कोई भी एग्जाम की, वनडे एग्जाम की, तो जो रीजनिंग का ये टॉपिक है ये है कोडिंग डिकोडिंग। अब जो कोडिंग डिकोडिंग होती है वो तीन टाइप से यहां से क्वेश्चन बनते हैं। नंबर 1 लेटर कोडिंग, नंबर 2 नंबर कोडिंग, नंबर 3 मिक्स कोडिंग। अब जो ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्त, ये आपका पूछा गया है नंबर कोडिंग से। अब नंबर कोडिंग अगर आपने अच्छी खासी पढ़ी हुई है तो नंबर कोडिंग भी केवल दो ही टाइप की बनती है। एक तो बनती है कि प्लेस वैल्यू का कंबाइन यूज, और एक बनती है दोस्त प्लेस वैल्यू का इंडिविजुअल यूज। क्लियर है बात यहां तक? अब हमें कैसे पता चलेगा क्वेश्चन को देख के कि ये
क्वेश्चन हमारा कंबाइन यूज वाला है प्लेस वैल्यू का या फिर इंडिविजुअल यूज वाला है। अब देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, ये क्वेश्चन में दे रखा है कि MARIN मरीन को कोड किया गया है 100 से और नॉर्मल को कोड किया गया है दोस्त 126 से। तो आपसे पूछा गया है कि इसका REALM इसका कोड क्या होगा, आपसे ये पूछ लिया। अब मुझे एक बात बताओ भाई, अगर इंडिविजुअल यूज होता तो इसका मतलब M की जो प्लेस वैल्यू है 13 है, यानी कि 13 अपना खुद का कोड बनाता। अब यहाँ पे इतने बड़े वर्ड का केवल एक सिंगल कोड दे दिया 100, तो इस बात का मतलब है कि ये इंडिविजुअल यूज वाला क्वेश्चन तो नहीं है, तो इसका मतलब ये कंबाइन यूज वाला क्वेश्चन है। अब कंबाइन यूज का मतलब है प्लेस वैल्यू के साथ आप एडिशन लगाओ या सब्ट्रैक्शन लगाओ या डिवीजन लगाओ या मल्टीप्लीकेशन लगाओ, कुछ भी हो सकता है। कुल मिला के बात ये है, क्लियर है। तो मोस्ट मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है नंबर कोडिंग में कंबाइन यूज वाला, इसमें मोस्टली जो हम यूज करते हैं वो प्लस वाला करते हैं या मल्टीप्लीकेशन वाला करते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं भी शुरू। अब यहां पर इसकी जो प्लेस वैल्यू होगी दोस्त, M की कितनी होगी 13 होगी, A की कितनी होगी यहाँ पे 1 होगी, R की होगी दोस्त 18, 9, 14 और 5। ठीक है, एक बार इनको हम जोड़ लेते हैं, जोड़ने के बाद क्या होगा, तभी तो कंबाइन यूज बनेगा। तो 13 और 1 14, 14 और 18 32, 32 और 9 हो गया आपका 41, 41 और 10 51 और 4 55, 5 60। यानी कि इनको जोड़ने के बाद दोस्त ये कितना बना, 60 बना। अब हमें जाना है 100 पर। अब 100 पर जाने के लिए या तो हम इसमें क्या करेंगे 40 ऐड कर देंगे, या फिर हम क्या करेंगे, ये तो हम 40 ऐड करेंगे तो तब 100 बनेगा, या फिर हम क्या कर सकते हैं 60 का डबल कर देंगे। 60 का डबल कितना हुआ 120। अब 120 में से हम कितना घटा दें, 20 घटा दे तो भी हम 100 तक जा सकते हैं। अब हमने दो ऑपरेशन यहाँ पे लगाकर देख लिए, अब देखते हैं कि इनमें से कौन सा ऑपरेशन नॉर्मल में लगा हुआ होगा। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करते हैं भाई, ये हुआ आपका 14 और ये हुआ 15 और ये हुआ आपका 18, 13, 1 और 12, जोड़िए इसको भाई। 14 और 15 29, 29 10 39 और 8 हो गया आपका 47 और 3 50, 60 70, 60 और एक हो गया 61, यानी कि 60 और 70 72 73 हो गया दोस्ती, है ना। इनको जोड़ने के बाद कितना आया 73। तो आप मुझे एक बात बताओ, 73 में अगर आप 40 जोड़ भी दोगे तो क्या कभी आपका 126 बनेगा? आप कहोगे नहीं 26 नहीं बनेगा, तो इसका मतलब ये वाला लॉजिक हमारा फेल हो चुका है। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, दूसरे वाला लॉजिक अप्लाई करके देखना होगा। 73 का डबल करोगे आप कहोगे 2 तिये 6 और 2 सते 14, 140। अगर इसमें से मैं 20 कम कर दूं तो कितना बचेगा? आप कहोगे सर ये बचेगा आपका 126, ये बचेगा आपका 126 और यहाँ पर 126 ही है, तो इसका मतलब लॉजिक बिल्कुल सक्सेसफुल लगा हुआ है। ठीक है, अब सेम अप्रोच यहाँ पे आप लगाओगे, 18 5 1 12 और 13। ठीक है, जोड़ोगे आप यहाँ पे 18 और 12 कितना हुआ दोस्त 30, 30 और 5 35, 36, 36 और 10 40, 40 और 3 कितना हुआ 49। तो 49 का डबल कर दोगे, 49 का डबल कितना हुआ 98, 98 में से 20 कम कर दोगे तो कितना हुआ 78। तो इसका मतलब आंसर हुआ हमारा ए ऑप्शन। देखिए पहले ही क्वेश्चन जबरदस्त था जो एग्जामिनर ने पूछा था SSC GD के एग्जाम में। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि ये वाला टाइप आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन जो भी होगा उसके बारे में थोड़ा सा मैं अलग से भी टॉपिक के बारे में बता पाऊं। अब अगर मैं बात करूं दिल्ली पुलिस की, तो भाई दिल्ली पुलिस में से दो क्वेश्चन पक्के हैं आपके, यानी कि दिल्ली पुलिस में जो रीजनिंग है वो आपकी 25 क्वेश्चन आने हैं। 25 क्वेश्चन में से ये मान लो दो क्वेश्चन आपके नंबर कोडिंग या मतलब कोडिंग डिकोडिंग से फिक्स है। क्लियर है बात यहां तक? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन हमारा आया है दोस्त सिटिंग अरेंजमेंट का। अगर मैं बात करूं सिटिंग अरेंजमेंट में कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो सिटिंग अरेंजमेंट में दोस्त केवल दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो होता है कि ओपन फॉर्म, यानी कि खुली हुई, जैसे कि पंक्तियों में हमने बैठा दिया, और दूसरा होता है कि क्लोज फॉर्म, जैसे कि सर्किल के अंदर हमने लोगों को बैठा दिया या फिर आयत के अंदर हमने लोगों को बैठा दिया, यानी कि रेक्टेंगल के, स्क्वायर के, है ना, इस तरीके से। तो दो तरह के क्वेश्चन दोस्त यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करूं दिल्ली पुलिस में यहां से क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, तो आप PYQ प्रीवियस चेक कर लेना दोस्त 2023 के। तो एक क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में फिक्स है यहाँ पर, और इसी टाइप के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्त करते हैं इस क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन में कहा गया 8 व्यक्ति
DEGHMNY और जेड एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। भाई हमें यहाँ पे स्पष्ट बोल दिया गया कि उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। अगर क्वेश्चन में हमें ये ना बताया जाए कि आदमी किस तरफ को मुंह करके बैठे हैं, तो उस सिचुएशन में हम हमेशा नॉर्थ को ही कंसीडर करके चलते हैं। ठीक है दोस्त, चलिएगा। अब अगर कोई आदमी उत्तर की ओर मुंह करता है तो इस बात का मतलब ये हुआ कि उसका लेफ्ट हैंड इधर पड़ेगा और राइट हैंड इधर पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको मेंशन करके चलना है ताकि आप याद रख पाओ कि लेफ्ट इधर पड़ेगा, राइट इधर पड़ेगा। ठीक है दोस्त। अब क्वेश्चन में क्या कहा कि वाई पंक्ति के किसी एक सिरे पर बैठा है। अब हमें ये नहीं पता कि वाई लेफ्ट साइड पे बैठा है या वाई राइट साइड पे बैठा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर दो पॉसिबिलिटी आ चुकी है। ठीक है, दो संभावना आ चुकी है। तो देखिए दोस्त, अब वाई को हमने बैठा दिया इधर। अब वाई जो है पंक्ति के किसी एक कोने पर बैठा है, तो हमने इसको y को लेफ्ट में मान लिया, तो इसका मतलब 7 लोग इधर है। 1 2 3 4 5 6 7। अब अगर मैं y को दोस्त इधर बैठा दूं तो 7 लोग इधर होंगे। फिर आप कहोगे यस सर, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है बात। अब यहां पर दो पॉसिबिलिटी y को बैठाने की थी। अब एक तरीका तो ये है कि मैं पहले इस पे काम कर लेता हूं, पता चला कि ये लास्ट में हमारा गलत निकल गया, फिर हम दोबारा फिर से इस पे काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना आपको। अगर आपको लगता है कि शुरुआत में पॉसिबिलिटी बनती नजर आ रही है, तो आप शुरुआत से पॉसिबिलिटी बनाकर चलोगे ताकि आपका टाइम खराब ना हो और आप क्वेश्चन को जल्दी कर पाओ। ठीक है दोस्त, चलिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, अब अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज हमें काम करना है। कह रहा है कि वाई और जेड के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। वाई और जेड के बीच केवल 3 व्यक्ति, 1 2 3। तो यानी कि जेड यहां पे आ गया। वाई और जेड के बीच 1 2 3 यानी कि जेड यहां पे आ गया। ठीक है, वाई और जेड के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। ई जेड के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है। ई कहां बैठा है? जेड के दाएं और दूसरे स्थान पर, यानी कि इस तरफ जाना है। जेड के दाएं और दूसरा, पहला दूसरा, तो ई यहां पे बैठ जाएगा। जेड के दूसरे स्थान पर ई यहां पर बैठ जाएगा। क्लियर है बात यहां तक? ई और डी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ई और डी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो इधर तो बैठ नहीं सकते। ई और डी के बीच केवल 3 व्यक्ति, 1 2 3, तो डी यहां पे आ गया। ई और डी के बीच इधर जाएगा नहीं, क्योंकि इधर दो बैठ पाएंगे, इधर है भी नहीं कोई, है ना। तो 1 2 3, तो डी यहां पर आएगा, है ना। 3 व्यक्ति बैठे हैं। अब क्वेश्चन में कहा गया जी डी के बाएं ओर किसी एक स्थान पर बैठा है। जी डी के लेफ्ट किसी एक स्थान पर बैठा है, लेकिन पंक्ति के किसी भी सिरे पर नहीं बैठा है। पंक्ति के किसी भी एंड पर नहीं बैठा है। कौन नहीं बैठा है? जी। क्लियर है बात। जी डी के बाएं बैठा है। अब देखिए, डी के बाएं बैठा है तो एक ही स्थान बचा, जी यहां पे बैठाया जा सकता है। और जी किसी भी एंड पर नहीं बैठा, क्योंकि एंड पर इधर वाई बैठा है। अब डी के बाएं बैठाना है जी को। अगर मैं यहाँ पे डी के बाएं यानी कि लेफ्ट में बैठाता हूं जी को, तो जी एंड पर आ जाएगा। और एंड पर आने के कारण दोस्त ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी गलत साबित हुई। इसका मतलब हमें काम जो करना है वो पहले वाली पॉसिबिलिटी पे काम करना है। क्लियर है बात यहां तक? देखिए, अब क्वेश्चन में कहा गया एम जेड के ठीक बगल में नहीं बैठा है। एम जेड के ठीक बगल में नहीं बैठा है, तो एम इधर भी नहीं बैठ सकता, एम इधर भी नहीं बैठ सकता, फिर एम यहां पर बैठेगा। क्लियर है बात। एन एच के ठीक, एन एच के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है। अब एन जो है एच के राइट बैठा है दूसरे स्थान पर। अगर मैं एच को इधर बैठाऊं तो इसके राइट दूसरे स्थान पर कौन बैठेगा? एन बैठेगा। तो ये सारे के सारे 8 लोग हमारे यहाँ पर बैठ चुके हैं। अब क्वेश्चन में पूछा गया दोस्त, क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि एच के बाएं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं। अब एच के बाएं ओर, एच यहां पे है, इसके बाएं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं? आप कहोगे सर 3 व्यक्ति बैठे हैं। इसका मतलब आपका जो आंसर हुआ वो ए होगा। और मुझे उम्मीद है कि आपने मुझसे पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा और आपका भी आंसर 3 आया होगा। और मुझे बेहद खुशी है दोस्त इस बात की कि आप मुझसे पहले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि मुझे समझाना होता है तो मुझे धीरे धीरे चलना है। लेकिन आपको थोड़े इस किसी को समझाना, आपको केवल आंसर निकालना है, केवल आंसर आपको मैच करना है। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है क्वेश्चन को निकाल पाए होंगे। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 है ना। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है।
ये क्वेश्चन हमारा है अल्फाबेटिकल एनालॉजी या अल्फाबेटिकल सीरीज, आप कह सकते हो इसको, सीरीज का क्वेश्चन है, अल्फाबेटिकल सीरीज का। और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपने देखते ही आंसर निकाल लिया होगा। ठीक है, देखिएगा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप ना पहले लेटर को पहले लेटर के साथ जोड़ने की कोशिश करना। ठीक है ना, देखिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं, जैसे कि यहाँ पे डी की प्लेस वैल्यू 4 है, इसकी प्लेस वैल्यू 5 है, यहाँ पे जी की प्लेस वैल्यू 7 है और इसकी प्लेस वैल्यू 8 है, तो तुम कहोगे सर पहले को पहले से बिठाया तो एक की वृद्धि हो रही है। ठीक है ना, यहाँ पे 4 और 1 5, एक बढ़ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी एक ही बढ़ना चाहिए, 5 और 1 6, यानी कि आंसर जो भी होगा दोस्त वो एफ से शुरू होना चाहिए। अब देखिए एफ से ना तो ये शुरू है ए ऑप्शन, ना बी ऑप्शन शुरू है, ना जी ऑप्शन शुरू है, तो एफ से केवल एक ही ऑप्शन शुरू है, तो इस बात का मतलब है हमारा आंसर तो है ये सी ऑप्शन। लेकिन कभी कभी दोस्त इस तरीके से भी गड़बड़ हो जाती है, इसलिए वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। तो अब लास्ट वाले लेटर को पकड़ना। अब लास्ट वाला लेटर यहाँ एन है और यहाँ पे कितना है दोस्त, एस है, यानी कि 14 और 5 19, यहाँ पे देखोगे 3 और 5 8, तो यहाँ पे भी क्या होगा फिर 19 और 5 कितना होगा 24, यानी कि एक्स पे खत्म हुआ, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो यहां पर भी हम एलिमिनेशन लगा सकते हैं दोस्त, लेकिन वेरीफाई करना जरूरी है, कई बार क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए इसको नोट करो फटाफट एक बार, जल्दी से करना चाहो तो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ चुका है। ये हमारा एक तरीके से मैं कहूं कि वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन है और बड़ा आसान होता है। थोड़ी सी आपकी जनरल नॉलेज अगर अच्छी है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर पाओगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में कहा गया कि दोस्त, दुश्मन, मरना, फिल इन द ब्लैंक, यानी कि दोस्त का रिलेशन दुश्मन के साथ क्या है, तो आप कहोगे सर ये तो अपोजिट है एक दूसरे के, तो इसका मतलब ये हुआ कि मरना का भी अपोजिट चाहिए मुझे। अब मरना का अपोजिट क्या होगा, अब यहां पर देखते हैं, रोना तो मरना का अपोजिट नहीं है, जीवन हो सकता है, अंत मरना का अपोजिट नहीं है। अब जीवन और जीना में दो ऑप्शन में बच्चा फंस सकता है, तो मैं बता दूं मरण और जीवन होगा, मरना और जीना होगा। डी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है भाई हमारा, एक सेकंड दोस्त मैं थोड़ा सा इसको पीछे को कर दूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ चुके हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्त हमारा है मिरर इमेज का, और मैं क्वेश्चन को करने के तरीके आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एग्जाम में बैठ के आपको सोचना है। देखिए अगर मैं बात करूं दिल्ली पुलिस की, तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में मिरर इमेज से 2 से 3 क्वेश्चन दोस्त पूछेगा ही पूछेगा। ये मान लो कि 25 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन अगर मिरर इमेज से है तो फ्री के नंबर है। अब इनको करने का सबसे शानदार तरीका होता है एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन, इसको मारो गोली, तुम सीधे ऑप्शन पे आइए। 4 ऑप्शन है हमारे पास, तो 4 ऑप्शन में से कोई भी 2 ऑप्शन को पकड़िए और उनको देखिए कहां तक ये सेम चल रहा है। तो यहाँ पे देखो टी, यहाँ पे भी टी है, अब यहाँ पे देखो ई है, यहाँ पे ई है, ये दोनों अलग हो गए। और आप जानते हो कि ई की जो इधर प्रतिबिंब बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, यानी कि इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से नहीं बनेगा। तो ये आंसर हमारा ए ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। क्लियर है बात यहां तक? अब यहाँ पे चेक करिए बी और डी को आपस में जो है कंपेयर कीजिए। तो देखिए यहाँ पे 6 है और ये 6 उल्टा हो रहा है, तो आप मुझे बताओ ये जो 6 है, ये 6 एज इट इज तो नहीं बनेगा, ये 6 हमारा ऐसे बनेगा, तो इसका मतलब ये बी ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब हमें देखना है दोस्त सी और डी में कंपेयर करानी है कि कहां तक ये सिमिलर चला हुआ है। तो ये चला हुआ है हमारा सिमिलर कहां तक, ओ तक। ओ तक देखिए सिमिलर है यहाँ पे, और यहाँ पे आर ये इस तरह का है और यहाँ पे आर ये इस तरीके से है। तो आर डायरेक्ट ऐसा तो नहीं बनेगा, आर बनेगा ऐसे, तो ऐसे नहीं बनेगा, तो डी ऑप्शन हमारा गलत हुआ। तो सी ऑप्शन दोस्त हमारा बिल्कुल सही हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन को ही एक तरीके से कंपेयर कराओ एक दूसरे से, तो जल्दी कर पाओगे आप क्वेश्चनों को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, रीजनिंग का एक छोटा सा टॉपिक, जिसमें हम बोर्ड बांस के नियम का पालन करते हैं, रूल नियम रेगुलेशन ये यूज करते हैं। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है, अगर मैं दिल्ली पुलिस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं दोस्त, तो दिल्ली पुलिस के एग्जाम में यहां पर 2 क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, अब देखना यह है कि कौन बच्चा इस क्वेश्चन को, इस टाइप के तरह के क्वेश्चन को कैसे करेगा। अब कई बार बच्चा क्या करेगा ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए, यानी कि सारे ऑप्शन चेक करके देखेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने हो तो केवल और केवल डिवीजन के सिंबल पे ध्यान देना। अब जैसे कि यहाँ पे पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा कि
और डिवीजन, इन दोनों को इंटरचेंज करना है केवल आपस में, ठीक है ना। माइनस की जगह डिवीजन हो जाएगा, और डिवीजन की जगह क्या होगा, डिवाइड की जगह क्या होगा, माइनस होगा। अब मुझे एक बात बताओ, डिवीजन वाले सिंबल पे ध्यान देना है, केवल फोकस करना है, ठीक है। अब माइनस जहां होगा, अगर मैं डिवीजन यहाँ पे लगा दूं, तो मुझे बताओ 72 ये 6 से पूरा पूरा कटता है क्या? आप कहोगे यस सर पूरा पूरा कटता है, क्योंकि सारी वैल्यूज जो है हमारे पास ये इंटीजर में दी गई है। अगर ये इंटीजर में दी गई है तो इसका मतलब पूरा पूरा डिवीजन जाना जरूरी है, ठीक है। अब ये जो हमारा ऑप्शन ए है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। अब डिवीजन और का है, सी ऑप्शन में आप देख रहे होंगे डिवीजन, तो मल्टीप्लीकेशन की जगह में डिवीजन यूज कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन की जगह हमें डिवीजन यूज करना है। तो आप बताओ, दो को ये 216 पूरा पूरा डिवाइड करेगा क्या? आप कहोगे नहीं, तो ये आंसर हमारा नहीं हो सकता। क्लियर है बात यहां तक? सी ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब माइनस प्लस वाला बच गया, और माइनस और डिवीजन वाला बच गया, और हम हमेशा जो प्राथमिकता देते हैं, प्रायोरिटी रखते हैं दोस्त, वो डिवीजन वाले सिंबल पे रखते हैं, ठीक है। तो अगर हमें चेक ही करना है, तो आप जो है ए ऑप्शन को पहले चेक करो, फिर बी और डी को बाद में चेक करना, ठीक है। तो अगर ए ऑप्शन पे हमारा ये संतुष्ट है, ये पूरी इक्वेशन संतुष्ट है, सेटिस्फाई है, तो आंसर हमारा यही है, वरना फिर हमें इन दो में काम करना पड़ेगा, ठीक है। चलिएगा, तो माइनस को डिवीजन से बदल दिया और डिवीजन को माइनस से बदल दिया। क्लियर है बात? अब यहां से 72 को 6 से डिवाइड कर दोगे, तो आप कहोगे सर 12 6 72, यहाँ पे बीच में प्लस आ गया, और 2 की मल्टीप्लाई 216 में करोगे तो 432, ये होगा कितना, 432 और माइनस 24। अब हमें देखना है कि इसको सॉल्व करके क्या 420 आएगा क्या। 432 में आप जोड़ दोगे 12, तो आप कहोगे 444 होगा। 444 में से जैसे ही आप 24 माइनस करोगे, तो आप कहोगे सर ये 420 आ गया, तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर चुका। तो हमारा आंसर फिर इसका मतलब ए ऑप्शन है। ठीक है भाई, चलिए नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, हालांकि जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7, जो कि आपका सिलोग्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है, और ये सिलोग्स का क्वेश्चन दिल्ली पुलिस के एग्जाम के हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो एक क्वेश्चन भाई कंफर्म है आपके दिल्ली पुलिस के एग्जाम में, यहां से एक क्वेश्चन 100% आना ही आना है, तय है बात, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं, 150 से भी आप कर सकते हो, वेन डायग्राम से भी आप कर सकते हो, और मेरे वाला तरीका भी आप यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि आप बिना वेन डायग्राम के, बिना पेन पेपर उठाए इस क्वेश्चन को सेकंडों में आप करो, तो भाई मेरे वाला तरीका बेस्ट है। और वो अगर आप तरीका सीखना चाहते हो, तो प्ले लिस्ट बनी हुई है सिलोग्स के नाम से, तो वहां पर आप जाकर ये पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट कर सकते हो, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। मतलब मैं ये कह सकता हूँ, मैं ये दावा कर सकता हूँ कि अगर आपने, टोटल 14 वीडियो बनी हुई है, 14 में से 7 वीडियो में आप सीख जाओगे, लेकिन बाकी जो 7 है वीडियो इसी सिलोग चैप्टर की, उसमें मैंने PYQ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराई है, ताकि बच्चा मतलब और अच्छे से समझ पाए इस टॉपिक को। और एक बार आप अगर ढंग से 14 की 14 वीडियो देख लो, तो मैं ये दावा करता हूं कि आप कोई भी वनडे एग्जाम देने के लिए जाओ, तो आप ये टॉपिक जिंदगी में कभी नहीं पढ़ोगे, मैं ये कह सकता हूं। क्योंकि मेरे कई स्टूडेंट हैं जो आज के टाइम पर सिलेक्ट हो चुके, तो वे खुद ये कहते हैं कि सर सिलोक चैप्टर तो आपने ऐसा पढ़ा रखा है कि हमने जीवन में कभी उसको फिर दोबारा नहीं पढ़ा, है ना, और हमने सिलेक्शन भी ले लिया, उस टॉपिक को नहीं पढ़ा कभी भी, ठीक है ना। तो ये चीज है। खैर चलिए, जो भी आप जिस तरीके से करना चाहो कर लेना, लेकिन जो मेरा तरीका है, मैं अपने तरीके से इस क्वेश्चन को करूंगा। अब ध्यान दो, देखिए यहाँ पे कथन हमें दे रखा है, स्टेटमेंट कुछ पेंट ब्रश है, सभी ब्रश चित्र फलक है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ब्रश टेबल है। अब मुझे एक बात बताओ, स्टेटमेंट में कहीं भी टेबल लिखा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब ये इलॉजिकल हो गया, इसका मतलब पहला निष्कर्ष हमारा गलत हो गया, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। कुछ पेंट चित्र फलक है, पेंट हमारा पहले वाले स्टेटमेंट में है, और चित्र फलक हमारा दूसरे वाले स्टेटमेंट में है, यानी कि पेंट और चित्र फलक का कनेक्शन कर रखा है। तो इसका मतलब यहाँ पे कॉमन टर्म क्या है भाई, ब्रुश है, यहाँ पे भी ब्रुश है, लेकिन कुछ ब्रुश है, यहाँ सभी ब्रुश है, तो इसका मतलब कनेक्शन हो सकता है। और अगर कनेक्शन हो सकता है, तो हमारा निष्कर्ष क्या बचेगा, ये जो कॉमन टर्म वाला हिस्सा है, कटने के बाद क्या बचेगा, कुछ पेंट चित्र फलक है, ये स्टेटमेंट का ही निष्कर्ष बनेगा, सेकंड वाला बिल्कुल हमारा ठीक होगा।
अब ये कह रहा है कि कुछ चित्रफलक बरस है, कुछ चित्रफलक बरस है, दूसरे वाले स्टेटमेंट को उसने उल्टा पढ़ दिया, कुछ चित्रफलक बरस है, तो ये भी हमारा सही हो गया। अब गलत क्या करता इसमें, सभी चित्रफलक बरस है अगर ये बोलता तो ये गलत हो जाता, क्योंकि हम कुछ को सभी नहीं पढ़ सकते, सभी को कुछ पढ़ सकते हैं। तो यानी कि सेकंड और थर्ड जो हमारा निष्कर्ष है, कंक्लूजन है, वो बिल्कुल हमारा सही है। तो इसका मतलब सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। आपका भी सी ऑप्शन ही आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर आ चुका फिर से 8वां, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का ही है। मैंने आपको कहा था कि 2 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में यहां से बनते हैं, चाहे दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो, जीडी हो, वनडे एग्जाम कोई भी हो जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है, हर एक एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है दोस्त, चलिएगा। क्वेश्चन में कहा गया कि भाई प्लस को अगर डिवीजन से चेंज कर दें, या फिर प्लस को माइनस के साथ कर दे, या फिर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और माइनस, तो कौन सा बिल्कुल सही होगा रिजल्ट। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि हम हमेशा प्रायोरिटी किसकी रखते हैं, डिवीजन वाले सिंबल की। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे डिवीजन है, अब डिवीजन को हमें प्लस की जगह रखना है। अगर मैं यहाँ पे डिवीजन रखता हूँ, भाग का निशान लगाता हूँ, तो 5 से पूरा पूरा कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, तो ये आंसर हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ कि डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन की जगह रखो, मल्टीप्लीकेशन की जगह यहाँ पे डिवीजन रखोगे, तो मुझे एक बात बताओ, क्या 58 5 से पूरा पूरा डिवाइड होगा? आप कहोगे नहीं, तो सी ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। अगर डिवीजन को माइनस की जगह रखते हैं, अब माइनस कहाँ है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर डिवीजन रखोगे तो 5 96 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो ये आंसर भी हमारा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब हमने प्यारे दोस्त ये ऑप्शन हमने हटा दिए। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, एक तो ए और एक बी। और बी ऑप्शन में मुझे दूर दूर तक कहीं भी डिवीजन सिंबल नजर नहीं आया, तो हम प्रायोरिटी किसको देते हैं, डिवीजन वाले को। तो डिवीजन पे ध्यान दो, प्लस को बदलना है डिवीजन से और डिवीजन को बदलना है प्लस से। अब इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करने के बाद चेक कर सकते हो आप कि 3 5 2 अगर आता है तो सही है, अगर नहीं आया तो गलत है। तो 5 से काट दोगे, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 अठे 40, 158। यहाँ पे फिर बीच में आ गया प्लस, और 58 की 5 में मल्टीप्लाई अप्लाई करोगे, 5 अठे 40, 4 5 पंजे 25, और 4 कितना हुआ भाई 29, 290, और माइनस के कितना होगा 96। अब इसको इसमें से घटा के इसमें जोड़ना है, अगर 352 आया तो सही और वरना गलत है ना। 10 में से 6 कम कर दोगे 4, और 8 18 में से 9 कम कर दोगे भाई 9, 194 आ गया, जोड़ के रख दो। 8 और 4 12, 9 और 5 14, और 1 15, ये आ गया 352। इसका मतलब सेटिस्फाई कर गया, तो हमारा आंसर क्या होगा भाई, फिर ए ऑप्शन ही हमारा आंसर होगा। क्लियर है बात यहां तक? ठीक है भाई, समझ में आ रहा होगा आपको। और अगर आपको वाकई में समझ में आ रहा है, आपको लगता है कि भाई ये जो क्लास चली हुई है, जो सीरीज चली हुई है, कभी दिल्ली पुलिस प्रीवियस की, कभी एसएससी जीडी की, और यूपीएसआई तो चल ही रहा है, अगर आपको वाकई में लगता है कि आपका कुछ फायदा हो रहा है, तो भाई शेयर करने में कमी मत छोड़ना, कमेंट भी लिख के बताया करो कि भाई कैसा समझ में आ रहा है आपको, चीजें क्लियर हो पा रही है या फिर कोई डाउट रह जाता है, इस तरीके से चीजें बताया करो। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए भाई। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कितना आसान क्वेश्चन हमारे एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछ लिया गया था। ठीक है, अब कुछ बच्चों ने कर लिया होगा बड़ी आसानी से। अब देखिए इसको, ये हमारा नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। तो जिसको टेबल थोड़ी बहुत जानते हैं, पहाड़े जानते हैं, वो देखते ही समझ गया, 13 अट्ठे 104 है कि 8 गुना हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी चेक कर लीजिए, यहाँ पे भी 21 अट्ठे कितना हो रहा है, 168 हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी 37 अट्ठे होगा। अब 8 सती 56, यानी कि यूनिट डिजिट 6 होगा। यूनिट डिजिट एक ही ऑप्शन में हमें दिखाई दे रहा है 6, तो इसका मतलब 37 अट्ठे कितना होगा, 296। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पाइए भाई। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। ऐसे क्वेश्चन आपके दिल्ली पुलिस में 3 3 क्वेश्चन पूछे गए थे 2023 के एग्जाम में। यहाँ पे साफ साफ शब्दों में दिखाया गया है, बताया गया है कि आकृति घुमाने की अनुमति नहीं है, यानी कि जिस तरीके से इसमें है वो ही हमारे ऑप्शन में होना चाहिए। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसके अंदर कौन सा ऑप्शन सेट है, तो आप देखते ही समझ जाओगे कि भाई सी ऑप्शन हमारा सेट है। ये नजर आ गया होगा आपको, और कोई नजर नहीं आया होगा। ये वाली आकृति आपको नजर आ गई होगी कि एज इट इज है, इसको घुमाना नहीं है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से सी ऑप्शन में हमें यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई।
क्वेश्चन नंबर 11 फिर से हमारा कोडिंग डिकोडिंग का एक शानदार सा खूबसूरत सा बेहतरीन सा सवाल पूछा गया था। और मैं उम्मीद करूंगा कि ये सवाल आप जो है चंद सेकंडों में उड़ा दोगे अगर आपने अच्छी खासी पढ़ी हुई है तो। ठीक है, आपको मैं टाइम देता हूं 1 मिनट का। अगर 1 मिनट में बना पाए तो ठीक, अगर नहीं बना पाए तो अपने दिल से पूछना खुद कि भाई तुमने फिर क्या खाक तैयारी की कि आप एक आसान सा क्वेश्चन नहीं बता पा रहे हो। ठीक है, करिए जल्दी से। टाइम दे दिया मैंने भाई आपको, मैं पानी पी लूं तब तक। करिए। देखिए, कुछ बच्चों ने तो कर लिया होगा, लेकिन शायद कुछ बच्चे ना कर पाए हो। अब वो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि एक निश्चित कोट भाषा में DANCE डांस डांस को लिखा गया है AECDN के रूप में। म्यूजिक को IUCMS के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में सॉन्ग को कैसे लिखा जाएगा, आपसे ये पूछ लिया। तो आप मुझे एक बात बताओ दोस्त, कोडिंग डिकोडिंग में 3 टाइप की कोडिंग डिकोडिंग होती है। अब जो पहला टाइप है हमारा लेटर कोडिंग। अब लेटर कोडिंग में भी लगभग 6 से 7 पैटर्न बनते हैं। अब ये जैसे ही आपने देखा कि आपने यहाँ पे एक चीज तो समझ ली होगी कि ये जो वर्ड है, वर्ड में जितने भी लेटर यूज हुए हैं, इन्हीं की पोजीशन जो है चेंज कर रखी है। अब इन्हीं की पोजीशन किस तरीके से चेंज कर रखी है वही आपको समझना है। इसका मतलब पोजीशन पैटर्न वाला है, ये पोजीशन बेस वाला है। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे बदल रखी है पोजीशन, इसी चीज को आपको समझना है। ठीक है, अब देखिए इसमें कर क्या रखा है भाई। देखिए भाई, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ए और ई ये दोनों क्या है, वोवेल्स है। फिर सी डी और एन ये क्या है, कॉन्सोनेंट है। इसका मतलब इसने सबसे पहले वोवेल्स रखे और फिर कॉन्सोनेंट रखे, लेकिन अल्फाबेटिकल सीरीज के ऑर्डर में रखे। समझ में आई बात को? तो सबसे पहले ए रखा, उसके बाद ई, वॉवेल्स का किस्सा खत्म हुआ, उसके बाद कॉन्सोनेंट को रखा उसने। किस तरीके से? पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है ना? इसी तरीके से यहाँ ए है, उसके बाद वॉवेल्स में ई, यानी कि ब्रेक कर दिया इसने वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट को। ठीक इसी प्रकार आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले वॉवेल्स को देखिए कहाँ है, आई है और यू है। तो सबसे पहले आई रखा, फिर यू रखा, क्योंकि छोटा है फिर बड़ा है। ठीक है, उसके बाद जो कॉन्सोनेंट है दोस्त, CMS, तो CMS छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा ही रखा। उम्मीद करता हूं आप समझ पाए होंगे बात को। तो यहाँ पे सबसे पहले वॉवेल्स आएगा, वॉवेल्स के बाद फिर जी आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद एन आएगा और फिर उसके बाद एस आएगा। तो आंसर हुआ हमारा OGNS। OGNS D ऑप्शन। बहुत प्यारा क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा था SSC GD के एग्जाम में। तो उम्मीद करूंगा यहाँ तक चीजें क्लियर हो पाई होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं भाई शुरू। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ये एक तरीके से फिगर सीरीज का क्वेश्चन है और कुछ बच्चे इसको बड़ी आसानी से, बड़ी इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। देखिए, अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया कि कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आकर आकृति श्रृंखला को पूर्ण करेगा, ये आपसे पूछ लिया। तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे दोस्त कि ये अगर इस तरीके से है तो इसकी का अपोजिट कर दिया, यानी कि इसका जो फेस है वो इधर कर दिया है ना। यानी कि एक तरीके से मैं कहूं कि यहाँ पे और कुछ नहीं किया इसने, मिरर इमेज बना दिया, इसका मिरर इमेज बना दिया। क्लियर है बात? यानी कि जो चीज राइट में दिख रहा था अब वो इधर लेफ्ट में दिखने लगा। क्लियर है बात? फिर इसका मिरर इमेज बना दिया, जो लेफ्ट में है वो राइट में चला गया। अब ये राइट में है तो इधर लेफ्ट में आ गया, अब इधर लेफ्ट में है तो उधर राइट में जाएगा। तो सभी ऑप्शन को आप देख सकते हो यहाँ पर राइट में ही है भाई, ये वाला हिस्सा राइट में ही है। तो इससे तो हम कुछ भी नहीं कर पाए। ठीक है ना? अब आपको यहाँ पे जो ये बुक दिख रही है ना, इस बुक को पकड़ के चलना है। यहाँ पे देखिए, बुक को पकड़ के चलना है। आपने कहा कि ये बुक इस तरीके से घुमा दिया, यानी कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन करा दिया इसका, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन, ये इस तरीके से आ गई। फिर हमने फिर 90 डिग्री क्लॉक रोटेशन करवाया, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर ये इस तरीके से आ गई। फिर हमने फिर से 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन कराया इस तरीके से, तो फिर ये इस तरीके से आ गई। फिर हमने 90 डिग्री रोटेशन कराया तो इस तरीके से, तो फिर ये इस तरीके से होगी। यानी कि जो बुक आपको दिखाई देगी दोस्त, ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगी। तो आपको ये देखना है, यहाँ पे तो एक ही बुक है, यहाँ पे ये उधर चला गया, गलत हो गया। यहाँ पे
ऐसे होगी, गलत हो गया, तो बचा कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। ठीक है, आपका भी बी ऑप्शन आ चुका होगा, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। ये हमारा नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, और नंबर सीरीज में टोटल 5 पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं। 5 तरीके से हम नंबर सीरीज के साथ खेलते हैं, ठीक है। अब ये कौन सी सीरीज है, ये आपको देख के पहचाननी पड़ेगी। आपने देख लिया होगा, समझ लिया होगा कि ये अल्टरनेट सीरीज चली हुई है, मिक्स सीरीज, यानी कि इसके अंदर दो सीरीज है। 103 प्लस 2 105, 105 प्लस 2 107, 107 प्लस 2 109। इसी तरीके से 110 प्लस 2 112, 112 और 2 114 सेटिस्फाई हो चुका है इधर। तो इसका मतलब यहाँ पे और कुछ नहीं है, यहाँ पे 112 है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन भी हमारा नंबर सीरीज का ही क्वेश्चन है, और इस नंबर सीरीज को आप ध्यान से देखना दोस्त, आपको कुछ न कुछ हिंट जरूर मिलेगा। यहाँ पर जो नंबर सीरीज दे रखी है, ये आपकी एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, घटते क्रम में सीरीज दे रखी है। क्लियर है बात यहाँ तक? और अगर घटते क्रम में सीरीज है दोस्त, तो हमारे पास दो ही सिंबल ऐसे हैं, या तो डिवीजन या फिर माइनस यानी कि सबट्रैक्शन। हम दो ही तरीके से अपनी किसी सीरीज को घटते हुए क्रम में ले जा सकते हैं। क्लियर है बात? अब आप देख रहे होंगे यार, ये तो 2880 बहुत बड़ा नंबर है, अब ये तो इसका आधा भी नहीं है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे सबट्रैक्शन का तो यूज कर नहीं सकते, क्योंकि एक सीक्वेंस में घटेगा ना। अब एकदम से इतना बड़ा घटेगा, फिर थोड़ा छोटा, फिर थोड़ा छोटा, ऐसे थोड़ी घटेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे सबट्रैक्शन वाला लॉजिक तो है नहीं। अब यहाँ पे डिवीजन का लॉजिक बचा, और डिवीजन का लॉजिक अगर बचा तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे दोस्त कि 4 ना इसका आधा है। क्लियर है बात यहाँ तक? अगर ये आधा है तो इसका मतलब 480 है, और ये 96, ये कितना होगा इसका? ए भाई कितना होगा? 4 5 नम 45, 5 से डिवाइड करोगे, 5 नम 45, 5 अंक 30, तो यानी कि 5 गुना। क्लियर है बात? यानी 5 गुना नहीं, 1/5 है मतलब इसका, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा फिर? यहाँ पे ये होगा 4 गुना, फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए? 3 गुना, मतलब 1/3। ये 1/4 है, ये 1/3 है। 4 से काट दोगे, 24 चौका 96, 3 अठे 24। ठीक है, अब यहाँ पे फिर ये इसका 1/6 होगा। ठीक है, इसका तो 6 गुना है, इसका 1/6 होगा। 6 से डिवाइड करोगे तो 6 चौक 24, 6 अठे 48, जीरो पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब आंसर हमारा 24 है, यानी कि ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। डिवीजन वाले लॉजिक से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर आ चुका है आपका 15। क्वेश्चन नंबर 15 फिर से हमारा ये दे रखा है सिटिंग अरेंजमेंट का। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है भाई। ठीक है, चलिएगा करते हैं भाई स्टार्ट। और मैं चाहूंगा कि एक बार आप भी जो है खुद ट्राई करना क्वेश्चन को, एक बार वीडियो पॉज कर लेना और फिर बनाने की कोशिश करना कि आपका आंसर आया कि नहीं आया। ठीक है, चलिए। 6 दोस्त है MNOPQ, और आर दक्षिण की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। NP और Q के ठीक मध्य में, देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो ये बोल दिया कि दक्षिण की ओर मुख करके बैठे। कई बार बच्चा गलती कर देता है ना, तो दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं, तो इस बात का मतलब है लेफ्ट हैंड इधर पड़ेगा, राइट हैंड इधर पड़ेगा। ये बात मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी ताकि आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आपका लेफ्ट हैंड इधर पड़ेगा, राइट हैंड इधर पड़ेगा, अगर साउथ की तरफ आप मुंह करके करते हो तो क्वेश्चन को सोल्व। ठीक है ना, या बैठे हो तो। अब ध्यान दो भाई, कह रहा कि NP और Q के ठीक मध्य में है। N का है भाई, P और Q के ठीक मध्य में बैठे। एक बच्चा बोलेगा कि सर हम तो इधर मानेंगे इसको P को, तो मान लो भाई, दो पॉसिबिलिटी आ चुकी, हमने साथ में ले ली इनको, है ना। OR के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, OR के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो मुझे बताओ ना तो कहीं O दिखाई दिया ना R दिखाई दिया। तो इस बात का मतलब है इस पॉइंट को हम थोड़ी देर के लिए स्किप कर देंगे, इसको बाद में सेट करेंगे। ठीक है ना। अब कह रहा है कि M जो है वो P के दाईं ओर, दाईं मतलब राइट, MP के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। MP के दाईं ओर, MP के दाईं ओर, अब दाईं ओर बैठा है, इधर बैठ सकता है क्योंकि राइट इधर पड़ेगा। MP के दाईं ओर, इधर तो लेफ्ट होगा, तो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी हमारी नहीं है, तो पॉसिबिलिटी हमारी फिर ये है, M जो है P के दाईं ओर आ चुका है। ठीक है दोस्त, अब टोटल लोग थे 6, 4 हम फिल कर चुके। और क्वेश्चन में क्या क्या कहा गया कि यदि Q पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठा है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि Q जो है पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठा है, इसका मतलब इधर कोई भी नहीं है, Q के लेफ्ट कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब सारे बंदे इधर है। अब हमारे जो ये पॉइंट छोड़ दिया था हमने, इसको देखते हैं। OR के बाईं ओर,
ठीक बगल में है, ओ का है बेटा आर के बाईं ओर, बाईं ओर मतलब उस तरफ बैठाना है, ओ आर के बाईं ओर। तो आर के बाईं ओर कौन है, ओ, बाई तरफ हो गया। ओ आर के बाईं ओर ठीक बगल में है, यदि क्यू पंक्ति के सिरे पे है तो ओ के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, आपसे ये पूछ लिया। ओ के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, अब ये ओ है, इसके ठीक बगल में बाईं ओर कौन बैठा है, तो बाईं ओर यानी कि लेफ्ट की तरफ, तो कौन बैठा है भाई, एम बैठा है। इसका मतलब आंसर क्या होगा आपका, बी ऑप्शन होगा। ठीक है दोस्त, तो आपको समझ में आ चुका होगा क्वेश्चन बड़े आसानी से और आराम से मैंने यहाँ पे कराया है क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट करना चाहो तो कर सकते हो, हालांकि जरूरत नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर आ चुका है आपका 16। ये फिर से हमारा अल्फाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन है। अब ये देख लो, अल्फाबेटिकल सीरीज पर आधारित, यानी कि एक तरीके से मैं कहूँ कि अल्फाबेटिकल पर आधारित क्वेश्चन लगभग 4 से 5 यहाँ पर क्वेश्चन देखने को आपको मिले हुए हैं। इसी तरीके से दिल्ली पुलिस में भी आपको 3 से 4 या 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोस्त, ए है और यहाँ पे सी है। ठीक है ना, तो कितना जोड़ दिया, 1 और 2 3, यानी कि 2 का डिफरेंस है। यहाँ पे 7 और 2 9 का डिफरेंस है, तो 3 और 2 5, यानी कि ई से शुरू होगा आंसर फिर हमारा। ये एफ से शुरू है, ये भी एफ से शुरू है, अब ये भी एफ से शुरू है, तो आंसर हमारा डी ऑप्शन बचेगा। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, लास्ट वाले को लास्ट वाले के साथ बिठा दो, 5 और 2 7 है, इधर 11 और 2 13 है, तो यहाँ पे 7 और 2 9, यानी कि आई पे खत्म होगा। अब आई पे ही खत्म है, इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अब ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा डिक्शनरी पर आधारित क्वेश्चन है, शब्दकोश पर आधारित क्वेश्चन है, और ये अक्सर क्वेश्चन प्यारे दोस्त एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे शानदार जो तरीका है वो है प्यारे दोस्त ऑप्शन एलिमिनेशन। कई क्वेश्चन तो हम इस तरीके से करते हैं कि ऑप्शन से ही जो है हम एलिमिनेट कर देते हैं क्वेश्चन को। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ना सभी ऑप्शन में 5 दिखाई दे रहा है, सभी ऑप्शन में 5 दिखाई दे रही है, इसका मतलब इसको हमें कंपेयर नहीं कराना किसी को भी। ठीक है ना, अब यहाँ पे 3 और 4 दिख रहा है, यहाँ पे 3 और 1 दिख रहा है, तो सबसे पहले आप कंफर्म करो कि 3 नंबर वाला वर्ड पहला आएगा कि 4 नंबर वाला वर्ड पहला आएगा। तो यानी कि 3 और 4 में आपको कंपेयर कराना है। तो अब देखोगे कि ए तक ये सेम चला हुआ है, ए तक ये बिल्कुल सेम चला हुआ है, POPULA, POPULA। अब ये बताओ, ए के बाद है यहाँ टी और यहाँ पे ए के बाद है आर, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ABCD मर ABCD में टी पहले आएगा कि आर पहले आएगा, आप कहोगे सर आर पहले आता है। इसका मतलब चौथा नंबर पे जो वर्ड है वो 3 से पहले आएगा, तो जिस ऑप्शन में 3 है वो हटा दो, 4 पहले आएगा, इसका मतलब ये भी हटा दो। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक? तो 3 पहले आएगा, वो 3 बाद में आएगा 4 से, 3 बाद में आएगा 4 से, 4 को हम प्रायोरिटी देंगे। अब हमारे पास बचे 2 ऑप्शन, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है। अब हमें ये देखना है कि चौथे नंबर पे जो वर्ड है वो पहला आएगा या पहले नंबर पे जो वर्ड है वो पहला आएगा। अब चौथे नंबर की कंपैरिजन हमें करानी है पहले नंबर से। अब यहाँ पे देखिए कहाँ तक ये सेम चला हुआ है, PO तक सेम चला हुआ है। ठीक है ना, इसके बाद इधर P और इसके बाद ये आई 9वें स्थान पर है और P 16वें स्थान पर है, तो पहले पहले वाला आएगा कि चौथे वाला, तो आप कहोगे ये बाद में आएगा, ये पहले वाला पहले आएगा, तो इसका मतलब ये वाला पहले आएगा, तो डी ऑप्शन दोस्त हमारा आंसर हो जाता है। सी ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया, तो डी आंसर है इस क्वेश्चन का। उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हो पाई होगी कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन आ चुका है क्वेश्चन नंबर 18। दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन में डाइस वाले टॉपिक से दोस्त 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो डाइस हो जाता है दिल्ली पुलिस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल की अगर बात करूं तो यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी दोस्त यहां से क्वेश्चन बनता है, यहां तक कि यूपीएसआई में भी यहां से क्वेश्चन बनता है, और इस तरह का क्वेश्चन तो यूपी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा भी जा चुका है। कह रहे कि डिवाइड के अपोजिट क्या होगा, तो हमने कहा कि सबसे पहले जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने आए तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो डाइस हमें दे रखी है उसमें कौन सी सरफेस कॉमन है। तो कॉमन सरफेस ढूंढिए, आप कहोगे डॉलर भी कॉमन है, आप कहोगे ये भी साइन हमारा कॉमन है। अगर 2 सरफेस कॉमन है तो बची हुई सरफेस एक दूसरे के अपोजिट हो जाती है, तो डिवाइड का जो अपोजिट होगा वो स्टार होगा, यानी कि सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही और करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 19 फिर से हमारा अल्फाबेटिकल एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जो पूछा गया है SSC GD में।
अब क्वेश्चन में कहा गया है QUEST को का रिलेशन VUGWS के साथ है, इसका रिलेशन इसके साथ है और इसका रिलेशन किसके साथ होगा। ठीक है दोस्त, अब बात को समझिए। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने क्लास में इतनी प्रैक्टिस करा रखी है, हर एक टॉपिक से इतनी प्रैक्टिस करा रखी है कि बच्चा चूकेगा नहीं। ठीक है ना, सवाल को गलत कभी नहीं करेगा। अब देखिए, इसमें मैंने आपको कहा था कि जो लेटर कोडिंग का लॉजिक होते हैं, लेटर कोडिंग में लॉजिक चलते हैं, वही सेम लॉजिक इसमें भी चलते हैं अल्फाबेटिकल एनालॉजी में। सबसे पहले हमने लगाया फॉरवर्ड पैटर्न, तो ये 17 है और ये यहाँ पे कितना है दोस्त, 22 है, तो यानी कि 5 जोड़ दिया गया। ठीक है, इसमें भी देखते हैं, 18 में 5 जोड़ोगे 23, यानी कि डब्लू आना चाहिए था, तो इसका मतलब यहाँ पे जे है, तो फॉरवर्ड तो पैटर्न चलेगा नहीं। उसके बाद मैंने बताया हुआ है आपको रिवर्स पैटर्न। अब रिवर्स पैटर्न बताया हुआ है, तो रिवर्स का मतलब ये वाला इससे चेंज होगा। यहाँ पे 20 और 2 22 है, और यहाँ पे 8 और 2 10 है। ठीक है दोस्त, तो इसका मतलब 5 और 2 7, यानी कि जी से शुरू होगा। क्लियर है बात यहाँ तक। अब जी से शुरू होगा, यहाँ पे यू से शुरू है हटा दो, यहाँ पे वी से शुरू है हटा दो, यहाँ पे जी से शुरू है यू पे खत्म है, जी से शुरू है वी पे खत्म है, यहाँ पे यू पे खत्म है। तो इसका मतलब 2 ऑप्शन हमारे ऐसे है जो जी से शुरू है। अब लास्ट वाले को चेक करते हैं, यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 2 जोड़ दिया 19 हो गया, यहाँ पे 18 है, 2 जोड़ दिया 20 हो गया। तो यहाँ पे क्या है दोस्त, 19 है, 19 में 2 जोड़ दोगे तो 21, यानी कि यू पे खत्म होगा। तो जी से शुरू यू पे खत्म, यही ऑप्शन हमारा है। तो हमारा ऑप्शन डी आंसर नहीं बनेगा। इस तरीके से आपको करके निकल जाना है, और इसमें रिवर्स पैटर्न मेरे दोस्त लगा हुआ है। क्लियर है बात, रिवर्स पैटर्न लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कौन सा टॉपिक है, ब्लड रिलेशन, जो कि एक शानदार और एक जबरदस्त टॉपिक है, जो अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यूपीएसआई के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ध्यान दो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन बनता है दोस्त, तो आपको करना क्या है, आपको सिंपल, सबसे पहले देखो, एक कोडेड रिलेशन का 3 तरह के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं ब्लड रिलेशन से। अब ये तीसरा टाइप है कोडेड रिलेशन, जिसको हम बोलते हैं कि कोड करके रिलेशन हमें दिया गया है। ठीक है, तो जब तुम्हारे सामने कोडेड रिलेशन का क्वेश्चन हो, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि जेंडर क्लियर पहले वाले का कर रखा है कि दूसरे वाले का कर रखा है। तो यहाँ पे देखो कि पी क्यू का भाई है, पी क्यू की बेटी है, पी क्यू का बेटा है, पी क्यू की पत्नी है। तो यहाँ पे पहले वाले का जेंडर क्लियर कर रखा है, तो इसका मतलब डायग्राम हमारा कुछ इस तरीके से चलेगा। क्लियर है बात। अब यहाँ पे कह रहा है कि एल प्लस एम, यानी कि प्लस का मतलब यहाँ पे पी क्यू की बेटी है, तो एल जो है एम की बेटी होगी, एल जो है एम की बेटी है, एल एम की बेटी है। अब ध्यान दो भाई, अगर देखो, पूरे ब्लड रिलेशन में ना केवल 2 ही कंसेप्ट है, एक तो है आपका जनरेशन, और एक है दोस्त आपका जेंडर। जेंडर 2 तरह के होंगे, या तो मेल होगा या फीमेल होगा। अगर फीमेल है उसको मैं सर्किल में रखता हूं, और अगर मेल है उसको मैं रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर में रखता हूं। क्लियर है बात, मेल को स्क्वायर में और फीमेल को सर्किल में। और अगर मैं बात करूं जनरेशन, अब जनरेशन भी 2 टाइप की होगी, या तो जनरेशन सेम होगी, यानी कि जैसे कि तुम्हारे मामा का बेटा, या तुम्हारा बड़ा भाई, या तुम्हारा छोटा भाई, या तुम्हारी बहन, या तुम्हारी बुआ की लड़की, ये सेम जनरेशन में आती है सब। ठीक है ना, तो हम जो डायग्राम ड्रॉ करेंगे वो हमारा हॉरिजेंटली चलेगा, यानी कि क्षैतिज चलेगा। क्लियर है बात। लेकिन अगर जनरेशन में गैप है कहीं, यानी कि बड़ी पीढ़ी हो सकती है कि तुम्हारे ताऊ जी, तुम्हारे पापा जी, तुम्हारे चाचा जी, इस तरीके से, या तुम्हारे दादाजी, है ना, या तुम्हारे नाना जी, तो वे बड़ी पीढ़ी में चले गए, है ना, गैप आ गए जनरेशन में। और अगर छोटी जनरेशन है, मतलब जैसे कि तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई के बेटे, ये तुमसे छोटी पीढ़ी में चले गए, यानी कि यहाँ पे जो डायग्राम बनेगा, इनका ड्रॉ होगा, वो हम वर्टिकली करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, एल एम की बेटी है, एल क्या है बेटा, एम की बेटी है, क्योंकि प्लस का मतलब क्या था, यहाँ पे पी क्यू की बेटी है, तो एल एम की बेटी है। अगर एल एम की बेटी है, तो इससे एक छोटी जनरेशन में हम पहुंच गए, तो एम को ऊपर रखा, इसी के नीचे हमने बना दिया। ठीक है, अब परसेंटेज का मतलब यहाँ पे क्या दे रखा है, परसेंटेज का मतलब दे रखा है दोस्त यहाँ पे भाई, तो एम किसका भाई है, एन का। अब इसका जेंडर क्लियर हो चुका कि एम एन का भाई है, इसी के साइड में एम एन का भाई है, क्योंकि सेम जनरेशन में है एम और एन, है ना। एम जो है भाई है किसका, एन का। अभी जेंडर एन का क्लियर नहीं हो पाया, तो मैंने यहाँ पे ऐसे ही इसको रख दिया। अब इक्वल का साइन है,
तो इक्वल का मतलब क्या हुआ दोस्त? इक्वल का मतलब हुआ बेटा, कि n जो है वो o का बेटा है। n क्या है? बेटा है। किसका बेटा है भाई? o का बेटा है। तो o इससे ऊपर ले जाओगे क्योंकि इससे छोटी पीढ़ी चली गई और इससे बड़ी पीढ़ी है। अभी o का जेंडर क्लियर नहीं हो पाया कि o मेल है या फीमेल है। ठीक है दोस्त, अब ये हमें पता चल चुका है कि n जो है o का बेटा है, तो m भी जो होगा इसका बेटा ही है। क्लियर है बात? क्योंकि ये भाई भाई है। हैस का मतलब क्या होगा यहाँ पे? हैस का मतलब होगा कि ये पत्नी है, तो ओ पी की पत्नी है। ओ क्या है भाई? ओ पी की पत्नी है। अब ये पत्नी है, किसकी पत्नी है भाई? पी की पत्नी है। तो अगर ये पत्नी है तो इसका मतलब ये पति होगा, और इनको कपल दिखाने के लिए गठबंधन करना पड़ेगा, और गठबंधन का साइन मैं यहाँ पे हमेशा लगाता हूँ प्लस का। क्लियर है बात? जब शादी होती है तो वहां पे गठबंधन किया जाता है ना, तो मैं यहाँ पे प्लस का साइन सिंबल यहाँ पे यूज करता हूँ। ठीक है भाई, चलिएगा। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है तो पी एल से किस प्रकार संबंधित है? पी एल से किस प्रकार संबंधित है, कि पी एल का क्या लगता है, ये सवाल में पूछ लिया कि पी क्या लगेगा। कई बार क्या होता है, बच्चा क्या करेगा ब्लड रिलेशन में? फैमिली ट्री बिल्कुल सही ड्रॉ कर लेगा, लास्ट में आंसर गलत दे देगा। क्लियर है बात यहां तक? जैसे कि मैं यहाँ पे अगर ऑप्शन में ये हटा दूं और मैं यहाँ पे पोती लिख दूं, तो कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे कि आंसर पोती पे लगा कर आएंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो दादा पर लगा कर आएंगे। तो भाई लास्ट में देखिए पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है कि पीएल से किस प्रकार संबंधित है। पी के बारे में वो जानना चाहता है कि पीएल का क्या लगेगा। तो पीएल का क्या लगेगा? तो भाई पीएल का क्या लगेगा? इसके पापा का पापा है, तो क्या लगेगा? दादा लगेगा। क्लियर है बात? अगर क्वेश्चन में पूछता कि एलपी से किस प्रकार संबंधित है, तो एलपी की क्या लगेगी, तो फिर आंसर होता बेटा पोती। समझ पाए बात को? तो आंसर इसका फिर क्या है यहाँ पे? अभी अभी आंसर होगा इसका बी ऑप्शन, यानी कि दादा। उम्मीद करता हूं कि ये जो 20 क्वेश्चन हमने किए रीजनिंग के, ये बिल्कुल बढ़िया से आपको समझ में आ चुके होंगे। और रीजनिंग के क्वेश्चन टोटल 20 ही थे। अब इससे आगे हम बढ़ेंगे भाई, अपना मैथ कवर करेंगे। ठीक है ना? तो 20 क्वेश्चन मैथ के हैं। चलिए शुरू करते हैं भाई, लेट नहीं करते। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। मैथ का क्वेश्चन नंबर 41 से शुरू होते हैं। ठीक है ना? चलिएगा। क्वेश्चन जबरदस्त है आपके सामने, जो मैथ का क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन आया है पेपर में। इसलिए कहा था मैंने आपको कि अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी करना चाहते हो या यूपी पुलिस की तैयारी करना चाहते हो, तो मेरे कहने से एसएससी जीडी के पीवाईक्यू करके जरूर जाना दोस्त, क्योंकि वहां से बहुत सारे क्वेश्चन पिछली बार भी यूपी पुलिस कांस्टेबल में रिपीट हुए थे। ठीक है? तो एक लेवल भी बहुत अच्छा खासा है, इनसे तो ऊपर ही है लेवल दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस कांस्टेबल। मतलब क्वेश्चनों का लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, नौकरी के लेवल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है? नौकरी तो सभी बढ़िया है, आज का दौर वो है कि रोजगार कहीं भी नहीं है, तो जो नौकरी तुम्हें मिल जाए वो ही बढ़िया है। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिएगा, तो करते हैं भाई शुरू। क्वेश्चन है आपके सामने परसेंटेज का, और अभी अभी मैंने क्लास में अभी अभी खत्म किया है परसेंटेज ऑफलाइन क्लास में। ठीक है? तो जितने बच्चे देख रहे होंगे उनका तो आंसर आ ही जाना है। ठीक है? अब देखिएगा, क्वेश्चन में कहा गया कि एक मोबाइल की कीमत में पहले क्रमिक रूप से 5%, 2% की कमी होती है। क्या होती है भाई? कमी होती है। उसके बाद कीमत में क्रमिक रूप से क्रम से 10%, 20% की वृद्धि होती है। मोबाइल की कीमत में अंतिम परिवर्तन क्या होगा? ये ऑप्शन आपके सामने है। देखो ये दो ऑप्शन तो बड़े पास पास है ना? 17 और 21 इनमें दूरियां है थोड़ी सी, है ना? और 21 और 22, 22 में थोड़ी नजदीकियां हैं। ठीक है? अब देखिए, अब देखो हमारे पास करने के बहुत सारे तरीके हैं सवाल को, लेकिन जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखे, सारी की सारी परसेंटेज इंटीजर में है, तो आप यहां पर डायरेक्ट सक्सेसिव वाला फॉर्मूला यूज करना। क्योंकि अगर आप रेशो में करते हो इस सवाल को, तो रेशो से कहीं ना कहीं दोस्त आपके कैलकुलेशन बढ़ी जानी है, और कैलकुलेशन बढ़ेगी, सर दर्द करेगा, तो आप क्वेश्चन को छोड़कर चले जाओगे, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है। तो सक्सेसिव का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूं, मैंने कई बार बताया हुआ भी है। x+y+xy/100, ये आपका सक्सेसिव परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है कि फाइनल चेंज क्या होगा अगर 2% हमारे पास है। ठीक है? अब देखिए क्वेश्चन ये है हमारा कि भाई 5% की कमी हुई, फिर क्रमिक रूप से 2% की कमी हुई, फिर यहाँ पे 10% की वृद्धि हुई, और फिर 20% की यहाँ पर वृद्धि हुई, और आपसे पूछ रहा है कि फाइनल कितना चेंज आया, ये आपको बताना है दोस्त। तो अब आपको क्या करना है, जो प्लस वाली परसेंटेज है, वृद्धि वाली परसेंटेज है, उन पे अलग सक्सेसिव लगा दो, और जो माइनस वाली है, कमी वाली है, उन पे अलग सक्सेसिव लगा दो, और उसके बाद जो रिजल्ट दोनों की तरफ से निकलेगा उन पे फिर लगा दो। आंसर आपके हाथों में। ठीक है? अब देखिए भाई 10 और 20 है, तो x+y 20 और 10 30,
और 2 एकम 2, यानी कि इनका जो सक्सेसिव आया वो कितना आया भाई 32%। लगाओगे आप 32% यहाँ पे मिलेगा। कैसे? x प्लस वाई, 20 और 10 कितना हुआ 30, और 20 गुणा 10 200, 200 बटे 100 यानी कि 2, तो 30 और 2 32। ठीक है, सेम अप्रोच यहाँ पे लगाओगे। अब यहाँ पे x की वैल्यू -5 है, y की वैल्यू -2 है, तो -5 -2 -7 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू -5 -2, तो माइनस माइनस कटेगा तो बीच में प्लस ही रहेगा। क्लियर है बात? तो 5 दूनी 10 होगा, 5 दूनी 10 होगा, 10 बटे 100 0.1 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 में से आपको 0.1 कम करना है। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। 5 और 2 7, माइनस के 7 हो गया, और यहाँ पे प्लस 0.1, इसको कम करना है। तो 6.9 कितना होगा दोस्त? 6.9%, यानी कि इतने की नेट कमी होगी, माइनस में आया ये 6.9। क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है, तो दोनों पे हमने सक्सेसिव लगा दिया 6.9, और यहाँ पे 32% की वृद्धि होगी फाइनली। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब इन पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो 32 पर और 6.9 पे। तो तुम कहोगे x की वैल्यू अगर 32 है, y की वैल्यू माइनस के 6.9 है, 32 में से 6.9 कम कर दो, तो आप 31 में से 6 कम कर दोगे, कितना आ गया? 25 आ गया। ठीक है, और 10 में से 9 कम कर दोगे, 1 हो गया, तो 25.1 हो गया। माइनस लगाओगे, अब 69 गुना 32 करो, यानी कि दोनों की मल्टीप्लाई कर दो सीधा सीधा। तो मल्टीप्लाई करोगे अब तो 32 सिक्का निकाल लो, 6 दूनी 12, 36 18 और 1 19, यानी कि 1920 हो गया। 60 की मल्टीप्लाई 32 में कर दी, अब 9 की मल्टीप्लाई 32 में कर दो, 9 दूनी 18 का 8 का हासिल 1, 9 तिये 27 और 1 कितना हो गया दोस्त? 28। जोड़ दोगे, 8 और 2 10, 9 और 2 11 और 1 12, ये हो गया 2208। अब यहाँ पर एक दशमलव भी है और बटे में भी है 2 जीरो, तो यानी कि 3 के बाद दशमलव लगेगा, इसका मतलब यहाँ पे लगेगा 2.208। ये आ गया दोस्त। तो अब इनका जो रिजल्ट होगा वो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए, इसको घटाइए आप यहाँ पे भाई। 10 में से 8 कम कर दोगे, कितना हो गया? 2, यहाँ पे बचेगा 9। ठीक है, और 10 में से 2 कम कर दोगे 8, यहाँ पे बचेगा 24, 24 में से 2 कम कर दोगे 22, यानी कि 22.892% इसका आंसर होगा। फाइनली पॉजिटिव वैल्यू आई तो वृद्धि होगी नेट। क्लियर है बात? यहाँ तक वृद्धि होगी। आप कहोगे सर ऐसा तो ऑप्शन हमें नजर ही नहीं आया, तो अगर ऐसा ऑप्शन नजर नहीं आया तो नजर अनवा देंगे है भाई। इस बात को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं भाई, 892/1000, है कि नहीं? 892/1000। आप कहोगे यस सर, तो आप मुझे बताओ इसको 4 से काट दोगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 से काट दोगे 250, तो इसका मतलब आंसर क्या आया आपका? 22 सही 223/250, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा है भाई? ए ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए ऑप्शन। तो ऐसी जब भी परसेंटेज इंटीजर में आपको दे रखी हो तो हमेशा आप सक्सेसिव वाला फॉर्मूला अप्लाई करना, आप क्वेश्चन को फ्रैक्शन से जल्दी कर पाओगे। क्लियर है बात? उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हो पाई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वाले टॉपिक से। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है और अक्सर एग्जामिनर पूछता रहता है कि पुलिस और चोर सिपाही वाले क्वेश्चन, तो बहुत मजेदार क्वेश्चन होते हैं दोस्त ये। चलिए करते हैं भाई। एक पुलिस अधिकारी एक चोर का पीछा करता है तो जो उससे 800 मीटर की दूरी पर है। यदि वे क्रम से 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हैं तो चोर को पकड़ने के लिए पुलिस अधिकारी को कितनी दूर तक दौड़ना होगा चोर को पकड़ने के लिए? ठीक है भाई, मान के चलिए यहाँ पे इनके बीच की डिस्टेंस अभी कितनी है? 800 है। क्वेश्चन में दे रखी है कि अभी ये 800 मीटर की दूरी पर है। क्लियर है बात? यहाँ तक दूरी कितनी दे रखी? 800। अब पुलिस वाला फिलहाल कहां पर है? पुलिस वाला यहाँ पे है, पुलिस वाला यहाँ पे है, और चोर यहाँ पे है, चोर यहाँ पे है भाई। ठीक है, अब जो चोर की स्पीड यहाँ पे दे रखी है दोस्त, वो दे रखी है 7 किलोमीटर प्रति घंटा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी दे रखी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और ये कह रहा है क्वेश्चन में कि पकड़ने के लिए पुलिस अधिकारी को कितनी दूर तक दौड़ना होगा। अब बात को समझिए भाई, इस क्वेश्चन में क्या है मैटर, किस तरीके से करना है भाई। शुरुआती कंडीशन ये है कि चोर अगर यहां पर है, पुलिस वाला यहां पर है, अभी इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 800 मीटर है। जैसे ही चोर ने पुलिस वाले को देखा तो चोर एकदम से भागना शुरू करता है, और जैसे ही चोर भागना शुरू करता है उसके पीछे तुरंत पुलिस वाला भी भागना शुरू करता है।
और क्वेश्चन में साफ साफ शब्दों में बोल दिया गया, पकड़ने के लिए पुलिस अधिकारी को कितनी दूर तक दौड़ना होगा। इस बात का मतलब ये हुआ कि पुलिस वाला चोर को पकड़ ही लेगा लास्ट में। तो हमने ये मान लिया दोस्त कि जैसे ही चोर भागना शुरू करता है, तो ये यहां तक भागा था और पुलिस वाले ने यहां पर इस पॉइंट पर आकर इसको पकड़ लिया। क्लियर है मेरी बात? अब करने के तरीके बहुत सारे हैं सवाल को। अब मैं तुम्हें सबसे आसान तरीका आपको बता रहा हूँ। रिलेटिव स्पीड भी है, रेशियो भी है, और भी तरीके हैं, लेकिन मैं एक ही मेथड बताऊंगा, गजब का मेथड बताऊंगा, सबसे आसान मेथड बताऊंगा। क्लियर है बात यहां तक? अब बात को समझिए भाई। मुझे एक बात बताओ, जैसे ही चोर ने यहां से भागना स्टार्ट किया, पुलिस वाला भी तो भाग रहा था ना, और इस पॉइंट पर आकर अगर पुलिस वाले ने चोर को पकड़ लिया, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि यहां से यहां तक जाने में चोर को जितना वक्त लगा उतना ही वक्त पुलिस को यहां तक आने में लगा होगा? आप कहोगे यस सर, क्योंकि भाग तो वे दोनों ही रहे थे ना, और इस पॉइंट पर अगर उसने चोर को पकड़ लिया, तो मैं यही कह सकता हूं कि जितना वक्त चोर को यहां तक आने में लगा, उतना ही वक्त पुलिस वाले को यहां तक आने में लगा होगा। तो इसका मतलब टाइम कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है? टाइम कांस्टेंट है, यानी कि समय दोनों का कांस्टेंट है। टाइम क्या है दोस्त? कांस्टेंट है। अगर टाइम कांस्टेंट होगा तो आपने पढ़ा होगा, मैंने कई बार पढ़ाया है, अगर टाइम कांस्टेंट होता है तो डिस्टेंस का रेशियो और स्पीड का रेशियो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जो रेशियो आपका डिस्टेंस का होगा वही रेशियो स्पीड का बनेगा, और जो रेशियो स्पीड का होगा वही रेशियो डिस्टेंस का बनेगा। क्लियर हुई मेरी बात? अगर इतनी बात क्लियर हुई तो अब क्वेश्चन में दोस्त कुछ नहीं है, क्योंकि हमें पता चल चुका कि टाइम कांस्टेंट है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि स्पीड का रेशियो ही डिस्टेंस का रेशियो होगा। इसकी स्पीड यहाँ पे 7 है, इसकी स्पीड यहाँ पे 8 है, तो रेशियो बनेगा दोस्त 8-7 का। रेशियो बनेगा 8-7 का। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर चोर यहां से भागकर यहां पर आया तो वो 7 यूनिट डिस्टेंस चला होगा, और अगर पुलिस वाला यहां से दौड़कर यहां तक आया तो इसका मतलब वो पूरी 8 यूनिट की डिस्टेंस चला होगा। तो ये वाली जो डिस्टेंस है पूरी 8 यूनिट है, और ये वाली डिस्टेंस पूरी 7 यूनिट है, तो फिर ये वाली डिस्टेंस कितनी बचेगी? तो आप कहोगे सर ये 1 यूनिट की डिस्टेंस बचेगी। इस पूरी 8 में से 7 कम करोगे तो ये 1 यूनिट डिस्टेंस बचेगी। अगर ये 1 यूनिट डिस्टेंस बचेगी तो इस 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी है हमें 800, और हमसे पूछा गया कि पुलिस अधिकारी कितनी दूर तक भागेगा उसको पकड़ने के लिए। तो पूरी कितनी दूरी तय की उसने? 8 यूनिट की तय की। 1 यूनिट 800 के बराबर है, तो 8 यूनिट किसके बराबर होगा? आप कहोगे 800 की मल्टीप्लाई कर दोगे, 8 8 6400 के बराबर होगा। तो इसका मतलब 6400 मीटर पुलिस वाले को दौड़ना होगा। बी ऑप्शन दोस्त हमारे इस क्वेश्चन का आसान सा जवाब है। उम्मीद करता हूं चीजें एकदम क्लियर हो पाई होगी। क्लियर है बात यहां तक? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, इसको नोट कर लो आप जल्दी से, करना चाहो तो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। हो चुका होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने आ चुका है। बड़ा आसान सवाल है, और अभी अभी हाल ही में हमने परसेंटेज ऑफलाइन क्लास में खत्म किया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हमने बहुत सारे फोड़े हैं एग्जाम उसमें, क्लास में। ठीक है, अब देखिए, यदि एक गोले की त्रिज्या में 5% की वृद्धि की जाती है, तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी? पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि गोला यानी कि स्फेयर के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे सीएस से और टीएस से दोनों सेम होते हैं। ठीक है दोस्त, अगर मैं गोले के वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आप जानते हो, 4/3 पाई आर क्यूब होगा। और अगर मैं इसके सीएसए की बात करता हूं या फिर टीएसए की बात करता हूं, टोटल सरफेस एरिया, इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ पे इसलिए पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला गया, ये नहीं बताया गया कि कर्व या फिर संपूर्ण, क्योंकि हम जानते हैं, हम क्या एग्जामिनर भी जानते हैं, दोनों सेम होंगे। ठीक है ना? तो फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर, दो ही फॉर्मूले आपको याद रखने हैं गोले गोले के लिए। ठीक है, और वैसे मैं कई बार आपको बता भी चुका हूं कि अगर गलती से क्षेत्रफल यानी कि एरिया की बात हो रही है ना, अगर एरिया की बात हो रही है तो आपको कुछ भी नहीं करना, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओ सक्सेसिव का, x + y + xy/100, ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दो आप।
ठीक है ना, क्षेत्रफल की जब जब बात होगी क्वेश्चन में। तो मुझे एक बात बताओ, रेडियस में कितनी वृद्धि की? 5% की। और हम जानते हैं कि 4 पाई पे डिपेंड नहीं करेगा क्षेत्रफल, क्योंकि 4 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है। वेरिएशन तो केवल इसमें होता है त्रिज्या में, और एक आर की वैल्यू 5 है तो दूसरे की आर की वैल्यू 5 है। तो इसका मतलब यहाँ पे आर प्लस आर स्क्वायर बटे 100 ही तो बनेगा। तो 5 + 5 कितना हो गया? 10। 5 × 5 25, यानी कि 10.25%। डायरेक्ट आंसर आ गया आपका ए ऑप्शन। आसान सवाल था, सक्सेसिव लगा दिया भाई। ठीक है, अगला सवाल देखिए। ये हमारा सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन है। अब सिंपलीफिकेशन में आप जानते हो क्या करना, बोर्ड मास के नियम का रूल का यूज कर रहे हैं बस, है ना। का मतलब यहाँ पे गुणा होगा, और आप देख पा रहे होंगे ये पूरा का पूरा एक पोर्शन हो गया, और ये पूरा का पूरा एक पोर्शन हो गया। इन्हीं को सॉल्व करना है आपको, है ना। अब देखिए दोस्त, यहाँ पे 2 चौक 8 और 2 तिये 6 हो गया। 7 × 21 = 105 हो गया ऊपर, और नीचे कितना हो गया? यहाँ पे 16 × 4 = 64 हो गया नीचे। और वहां पे 15 में से 10 कम कर दोगे तो कितना बचेगा? 5। यानी कि हमें फाइनली इसको सॉल्व करना है। देखते ही पता लगा कि एलसीएम तो 64 होगा। अगर एलसीएम 64 होगा तो 128 वाला तो आंसर होगा ही नहीं, बी ऑप्शन तो हमारा हो ही नहीं सकता। ए और सी और डी ऑप्शन में, सभी ऑप्शन में दोस्त नीचे एलसीएम 64 है, तो अब सॉल्व करना पड़ेगा। एलसीएम हो गया 64, अब यहाँ पे आ गया 105। 64 की मल्टीप्लाई 5 में कर दोगे, 5 × 5 = 30, 5 × 20 = 320 हो गया ये। और 320 आप इसमें जोड़ दोगे, 300 400 420 425, कितना होगा? 425/64। यानी कि आपका आंसर हुआ दोस्त सी ऑप्शन, 425/64। उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें क्लियर हो पा रही होगी। क्लियर है बात यहां तक? ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है आपका 45, जो कि हमारा परसेंटेज का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। वर्तमान दर पर प्रति 10,000, प्रति 10,000 450, जबकि वर्तमान जन्म दर है भाई ये, है ना। प्रति 10,000 450 है। संगत मृत्यु दर, ये मृत्यु दर है प्रति 10,000, प्रति 10,000 120 है। प्रतिशत में जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में शुद्ध समवृद्धि दर ज्ञात कीजिए। देखिए, इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि यहाँ पर जो बेस वैल्यू दे रखी है वो सेम है, जन्म दर के लिए भी, मृत्यु दर के लिए भी। यानी कि ये कहना चाहता है कि हर 10,000 पर 450 पैदा हुए, और हर 10,000 पर 120 मर चुके। तो बताना यह है कि वृद्धि कितनी, तो सीधा सीधा कर दो ना। 450 अगर पैदा हुए, 120 मरे, तो वृद्धि कितनी होगी? आप कहोगे सर वृद्धि होगी 330 की। वृद्धि कितनी होगी? 330 की। यानी कि 450 में से 120 कम कर दिया, इतनी वृद्धि होगी। अगर 10,000 पर इतने पैदा हुए, 10,000 पर इतने मर चुके, तो 10,000 पर इतने की वृद्धि होगी। सिंपल सी बात है ना। और परसेंटेज में चाहिए गुणा 100 और कर दोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, ये जीरो से जीरो कटेगी। तो यहाँ पे फाइनली 3.3% की वृद्धि होगी। क्लियर है बात यहाँ तक? इंक्रीमेंट कितना हुआ? बी ऑप्शन का। ठीक है, तो इतना सा काम करके निकलना था क्वेश्चन में, ज्यादा बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं था ये। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है भाई, क्वेश्चन नंबर 46। चलिए, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए क्या कह रहा है। देखिए, ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है, चोर पुलिस वाला, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। देखिए, कह रहा है कि एक चोर 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ना शुरू करता है। 12 सेकंड दौड़ने के बाद एक पुलिसकर्मी उसी दिशा में 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चोर को पकड़ने के लिए दौड़ना शुरू करता है। पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने के लिए कितने मीटर तक दौड़ना पड़ेगा, ये सवाल में बोल दिया। तो भाई सेम ही क्वेश्चन है जैसा जैसा अभी अभी हमने किया था। ठीक है ना। अब देखिए, उसमें हमें बीच की डिस्टेंस ऑलरेडी पहले दे रखी थी, लेकिन इसमें हमें बीच की डिस्टेंस नहीं दे रखी थी, दे रखी है। तो मान के चलिए चोर ना यहाँ पे बैठा हुआ है, चोर इस पॉइंट पर बैठा हुआ है। मान लो चाय की टपरी की दुकान है, ये मान लो चाय पी रहा है चोर। अब चाय पी रहा है तो जैसे कि वो चुस्की ले रहा है चाय की, तो उसने एक पुलिस वाले को आते देख लिया। अब जैसे ही आते देखा उसने, तो वो एकदम क्या करेगा? भागना शुरू करेगा वहां से। तो जैसे ही वो भागना शुरू करते हैं, तो 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से भागा। 12 सेकंड दौड़ने के बाद पुलिसकर्मी को उसी दिशा में 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चोर का पकड़ता है। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि 12 सेकंड के बाद पुलिस वाले को महसूस होता है कि यार ये मुझे देख के भाग रहा है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 12 सेकंड तक तो चोर यहां तक आ चुका होगा, है भाई। 12 सेकंड तक तो चोर यहां पर आ चुका होगा। 15 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से भागा, 12 सेकंड तक दौड़ता रहा, तो कितना मीटर भागा? 12 12 × 15 करोगे 180 मीटर।
यानी कि इनके बीच में दूरी कितनी होगी, डिस्टेंस कितनी होगी, 180 मीटर की डिस्टेंस होगी। अब चोर यहां पर है और इसकी स्पीड 15 मीटर प्रति सेकंड है। जब चोर के और पुलिस के बीच में स्पीड मतलब डिस्टेंस 180 मीटर की आ चुकी है, तब पुलिस वाला भागना शुरू करता है चोर के पीछे। चोर भी भागता है, पुलिस वाला भी भागता है। पुलिस वाला भागता है 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। क्लियर है बात यहां तक? अब ये कह रहा कि क्वेश्चन में कहा गया कि चोर को पकड़ने के लिए दौड़ना शुरू करता है पुलिसकर्मी को, चोर को पकड़ने के लिए कितने मीटर तक दौड़ना हो पड़ेगा। तो यहाँ हमें ये तो पता चल ही चुका है कि भाई पुलिस वाला चोर को पकड़ ही लेगा। तो हमने मान लिया किसी एक पॉइंट पर जाकर पकड़ लिया होगा। तो हमने मान लिया कि भाई ये चोर भागता रहा और इस पॉइंट पर आकर जो है इसको पकड़ लिया गया। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता दोस्त कि जैसे ही यहां से भागता है चोर, इधर से पुलिस वाला भी भागता है, लेकिन पुलिस वाला इस पॉइंट पे जाके चोर को पकड़ लेता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जितने वक्त में चोर यहां पर आया, क्या उतने वक्त में पुलिस वाला यहां पर नहीं पहुंचा होगा। यानी कि दोनों का टाइम कांस्टेंट है। पुलिस ने केवल ये वाली दूरी तय की और चोर ने केवल ये वाली दूरी तय की। लेकिन वक्त दोनों का सेम है, यानी कि टाइम यहाँ पे क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ। अगर टाइम यहाँ पर कांस्टेंट है तो इस बात का मतलब ये हुआ कि जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो बनेगा। अब ये इसकी पुलिस की स्पीड कितनी है, 20, चोर की स्पीड कितनी है, 15। तो 5 तिये 15 और 5 चौक 20। यानी कि अगर पुलिस वाले ने 4 डिस्टेंस कवर की उतने ही समय में जितने समय में चोर ने 3 डिस्टेंस कवर की, तो ये डिस्टेंस 4 है, ये 3 है। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी बची, आप कहोगे सर ये वाली डिस्टेंस फिर 1 यूनिट बची, और 1 यूनिट की वैल्यू 180 है, तो पूरी 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 720 मीटर होगी। तो इसका मतलब पुलिस ने चोर को पकड़ने के लिए कितना मीटर चलना पड़ा, 720 मीटर, जो कि बी ऑप्शन है। तो जिस तरीके से हमने पिछले वाला क्वेश्चन किया, सेम उसी तरीके से हमने ये क्वेश्चन किया। तरीके और भी है सवाल को करने के, लेकिन सबसे बेस्ट अप्रोच इस क्वेश्चन को करने की ये थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाई नोट कर लिया होगा आपने। चलिए ये क्वेश्चन करके दिखाइए मुझे, आपको मैं 30 सेकंड का समय देता हूं, ठीक है ना, जल्दी करिए भाई, करो जल्दी। क्वेश्चन है हमारा टाइम एंड वर्क से, बड़ा आसान और बड़ा सिंपल क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ पे दे रखा है। ये क्वेश्चन में कहा गया कि एक घंटे में ए 5 कुर्सियों पर पेंट कर सकता है, जबकि बी 3 कुर्सियों पर पेंट कर सकता है। तो ए और बी दो लोग हैं। ए 5 कुर्सियों पर पेंट कर सकता है 1 घंटे में, और बी 3 कुर्सियों पर पेंट कर सकता है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि इनकी इफिशियंसी हमें बता दी गई। कार्य करने की जो क्षमता है, ताकत है, पावर है, इफिशियंसी है, वो हमें क्वेश्चन में पहले ही बता दी गई कि भाई जो ए है वो 1 घंटे में 5 कुर्सी को पेंट कर सकता है, जबकि बी 1 घंटे में 3 कुर्सी को पेंट कर सकता है। अब क्वेश्चन में कहा गया कि निर्धारित कीजिए कि जब वे एक साथ मिलकर काम करेंगे तो उन्हें 40 कुर्सियों को पेंट करने में कितना समय लगेगा। यानी कि अगर दोनों पर 40 कुर्सियां पेंट करवा दी जाए तो कितना समय लगेगा जब वो एक साथ मिलकर काम करेंगे। तो सबसे पहले आप यहां पे देखिए कि अगर ए 1 घंटे में 5 कुर्सी को पेंट करेगा, बी 1 घंटे में 3 को करेगा, तो दोनों मिलकर 1 घंटे में 8 कुर्सी पेंट नहीं कर देंगे। अगर 1 घंटे में 8 कुर्सी पेंट हो रही है तो 40 कुर्सी को पेंट करने में दोनों को कितना समय लगेगा। 8 से डिवाइड कर दोगे आप तो कितना लगेगा भाई, 5 घंटे लगेंगे मात्र। तो आंसर कितना हुआ, बी ऑप्शन। आसान सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 48। ये क्वेश्चन हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का पूछा हुआ है और अपने आप में एक टाइप है, खूबसूरत सा इंपॉर्टेंट टाइप है। अभी हाल ही में जो 2024 के एग्जाम में आरपीएफ एसआई में भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ से बना था। ठीक है भाई, अब मैं तुम्हें यही बताना चाह रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन क्वेश्चनों का टाइप, कंसेप्ट सब सेम रहता है। तो इसलिए ये मत सोच के पढ़ा करो कि भाई हमें तो फला एग्जाम की तैयारी करनी थी, ये तो फला एग्जाम के क्वेश्चन है। भाई सब जगह यही आते हैं, कुछ अलग नहीं है, कोई मक्खन लगा के क्वेश्चन नहीं पूछता अलग से एग्जामिनर। ठीक है, सब कुछ यही है, पढ़ते रहो बस जब तक आप अपनी पहचान ना बना पाओ। ठीक है ना, कुछ भी पढ़ते रहो, बस पढ़ते रहो। ठीक है, चलिएगा।
कह रहा कि सोनी ने एक मोबाइल फोन राजू को 10% के लाभ पर बेचा। राजू ने इसे आलोक को 5% हानि पर बेच दिया। आलोक ने इसे सोवन को 20% के लाभ पर बेच दिया। यदि सोवन ने इसे इतने रुपए में खरीदा तो सोनी के लिए मोबाइल का क्रय मूल्य क्या होगा। तो सोनी के बारे में हमें बताना है भाई। अब सोनी ने कोई मोबाइल खरीदा होगा, उसे 10% के लाभ पर राजू पे बेच दिया। तो एक तरफ सोनी लिख लो, एक तरफ राजू लिख लो। 10% के लाभ पर बेच दिया, 10 का सामान 11 में बेच देगा, क्योंकि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10 होगी। 10 पर 1 का फायदा लेकर ही तो बेचा गया ना। तो 10 का सामान कितने में बेच दिया, 11 में बेच दिया। अब क्या हुआ, अब राजू ने आलोक को 5% की हानि पर बेच दिया। अब राजू ने अपने पास नहीं रखा इस फोन को, अब राजू ने भी बेच दिया किसको भाई, आलोक को बेच दिया। 5% की हानि पर बेच दिया। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/20 होगी। 20 पर 1 की हानि ली उसने। तो 20 का सामान 1 के लॉस पर बेच देगा तो 19 में बेच देगा। आप कहोगे यस सर। अब भाई राजू ने किसको बेच दिया, आलोक को 5% की हानि पर बेच दिया, और आलोक ने सोवन को 20% के लाभ पर बेच दिया। अब आलोक ने भी अपने पास नहीं रखा इसको। अब आलोक ने क्या किया, इसको सोवन को बेच दिया, और सोवन को बेच दिया कितने परसेंट लाभ पर, 20% के लाभ पर। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 5 पर 1 का प्रॉफिट लेकर बेच दिया उसने। यानी कि 5 का सामान कितने में बेच दिया, 6 में बेच दिया। यहां तक चीजें क्लियर हो पाई होगी। अब क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, हमें सोवन के बारे में बताया हुआ है कि सोवन ने 6270 रुपए में खरीदा, तो सोनी ने उस मोबाइल को कितने रुपए में खरीदा था। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि हमें सोनी और सोवन के बारे में ही बताना है। इसका मतलब हमें राजू आलोक से कोई लेना देना नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्त, अब हम डायरेक्ट जो रेशियो निकाल लेंगे वो सोनी का और सोवन का रेशियो निकाल लेंगे। बात समझ में आई। अब कैसे निकाल लेंगे, ध्यान दो। जब हम डायरेक्ट मल्टीप्लाइंग करेंगे तो कॉमन पार्ट इस तरीके से कटेगा, ठीक है। जैसे कि यहां से 2 3 6 और 2 से कटेगा 10 बार। तो 10 × 10 × 5 कर दोगे, 10 10 100, 100 × 5 500। तो ये कितना हो गया, 500। ठीक है। यहाँ पे 19×3 = 3 करना है तुम्हें, है ना। 19×3 = 57 है ना। 19×57 × 11 करोगे तो 7 7 और 5 12, यानी कि 623। ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि सोनी ने अगर उसको 500 में खरीदा तो सोवन ने उसके लिए कितना पैसा दिया, 627 यूनिट दिया। लेकिन सवाल में कह रहा कि नहीं भाई, सोवन ने दिया 6270, यानी कि 627 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 6270। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी भाई, 10 होगी। तो 500 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी फिर, 5000 होगी। तो इस बात का मतलब ये हुआ दोस्त कि 5000 रुपए में सोनी ने खरीदा था। यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है बात यहां तक। तो उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हो पाई होगी किस तरीके से हमें करना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि तरीके इस सवाल को करने के और भी हैं, लेकिन मैं हमेशा कोशिश ये करता हूं कि तुम्हें सबसे बेस्ट अप्रोच बताई जा, ताकि तुम पेपर में बैठ के ज्यादा सोचो भी मत। सवाल को पढ़ा तुमने, समझ लिया, अच्छा वो टाइप है प्रॉफिट एंड लॉस का, और वो टाइप है तो किस तरीके से करना है कि भाई डायरेक्ट ये बता दिया कि रेशो बनाओ और लास्ट में शुरुआत कर फाइनल रेशो निकाल लो। क्लियर है बात, सिंपल है बिल्कुल तरीका। इसी तरीके से मैं सारे क्वेश्चन कराता हूँ इस तरह के। और मैं क्या यार, सभी कराते हैं क्योंकि टाइप सबके लिए सेम है। समझ गए बात को। तो सबसे बेस्ट तरीका है इस टाइप के क्वेश्चन को करने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने आ चुका है। बड़ा लाजवाब और आसान क्वेश्चन है दोस्त। उम्मीद करूंगा कि आप ये क्वेश्चन बड़े ही आसानी से कर सकते हो। है भाई, कर रहे हो कि नहीं, चलिए करो जल्दी से। क्वेश्चन में कहा गया कि यदि आप 2500 रुपए में एक जैकेट खरीद रहे हो और 4500 रुपए में वैसे ही 2 जैकेट खरीद रहे हो, तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये सवाल में बोल दिया, ठीक है। बात को समझना भाई। ये बताओ तुम मुझे, जैसे ही आपने सवाल पढ़ा तो सवाल पढ़ के आपको कुछ ना कुछ दिमाग में कुछ तो आया होगा ना, कि 2500 रुपए में एक जैकेट खरीद रहे हो और 4500 रुपए में वैसे ही 2 जैकेट खरीद रहे हो, तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए, सवाल में पूछ लिया। तो मुझे एक बात बताओ, क्या क्वांटिटी इक्वल है क्या यहाँ पे। भाई यहाँ पे एक जैकेट की कीमत 2500 है, यहाँ पे 2 जैकेट की कीमत 4500 है। अगर 2500 रुपए में एक जैकेट है तो मुझे ये बता दो 2 जैकेट कितने की होगी। आप कहोगे सर 5000 की 2 जैकेट होगी। 5000 की 2 जैकेट होगी। क्लियर है मेरी बात। अगर एक जैकेट की कीमत 2500 रुपए है तो 2 जैकेट की कीमत 5000 रुपए होगी। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जब हम देखते हैं तो क्वांटिटी इक्वल करनी होती है। या आप यहाँ पे एक जैकेट की कीमत निकाल लो 2 से डिवाइड करके। लेकिन मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे 2 जैकेट ही बना दी। 2 जैकेट की कीमत 5000 होगी और 2 जैकेट यहाँ पे कितने की है, 4500 रुपए में। अब ये पूछ रहा कि डिस्काउंट कितना दिया गया।
तो जब आंसर परसेंटेज में पूछता हो मेरे प्यारे दोस्त, तो आपको रेशियो पे काम करना है और किसी चीज पे काम नहीं करना। 5×9 = 45, 5×2 = 50। तो 10 का सामान 9 में बेच रहे हो, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि 100 का सामान फिर 90 में बेच दोगे? एक एक जीरो बढ़ा दी। तो अब ये बताओ, 100 का सामान 90 में बेचोगे तो कितना डिस्काउंट दिया गया? सीधा सीधा 10% का डिस्काउंट आ गया। तो आंसर क्या बचा? बी ऑप्शन। क्लियर है मेरी बात? भाई मैं कोशिश हमेशा ये करता हूं कि जब भी हमें डिस्काउंट बताना हो या प्रॉफिट लेना हो, अगर इजीली 100 बन पा रहा है यहाँ पे तो बना लो, क्या दिक्कत है? चक्कर में ही नहीं पड़ना, क्योंकि जो भी चेंज होगा वो सीधा 100 पे ही होगा और हम परसेंटेज हमेशा 100 पे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इजीली मुझे दिख रहा था कि 100 बनाया जा सकता है, तो डायरेक्ट हमने कर लिया। क्यों चक्कर में पड़ना? क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने आ चुका है। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, अब ध्यान से सुनना इस सवाल को करने के लिए। बहुत बेहतरीन सवाल है, ठीक है ना? कह रहा कि 12, 25 और 18 से विभाज्य 3 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या के बीच पूर्ण अंतर ज्ञात कीजिए। अब जो समझदार बालक होगा वो उसको मात्र 4 सेकंड में सवाल को कर लेगा। 18 में 9 छिपा हुआ है, 9 का मल्टीपल आंसर होगा। 9 से ना ये कटता, ना ये कटता, ना ये कटता, एक ही ऑप्शन कटता है, तो आंसर आ गया सी ऑप्शन। लेकिन इसके पीछे राज की बात क्या है वो आपको मैं समझाना चाहूंगा, उस बात को आपको समझना है। ठीक है दोस्त, अब देखिए मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेता हूँ छोटे छोटे नंबर से सेट करके, ताकि आप चीजों को समझ पाओ। ठीक है, जैसे कि मैं एक नंबर ले लेता हूँ 2, एक नंबर ले लिया मैंने बेटा 5, एक नंबर ले लिया मैंने 7। अब मुझे एक बात बताओ, 2, 5 और 7 का एलसीएम क्या होगा? 2, 5 और 7 का एलसीएम क्या होगा? है भाई, 2, 5 का एलसीएम 10 होगा, यानी कि 70 होगा एलसीएम। क्लियर है बात? 70 होगा। अब मैं ये कह रहा हूं कि 70 में मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 से 3 गुना कर दूं इसका। आप कहोगे यस सर, मैंने कर दिया इसका 210 लिख दिया। अब मैं एक नंबर और लिखता हूँ, 70 का मैं कर देता हूँ कितना गुना? 15 गुना कर देता हूँ। 15×7 = 105, यानी कि 1050। अब यहाँ पे 3 अंकों की संख्या है, यहाँ पे 4 अंकों की संख्या है। क्लियर है बात यहाँ तक? अब ये जो 1050 है ये भी 70 से पूरा पूरा कंप्लीटली डिविजिबल है, और 210 है ये भी 70 से पूरा पूरा डिविजिबल है। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर मैं इनका डिफरेंस कर दूं, इनका डिफरेंस कर दूं, अब जैसे ही मैं इनका डिफरेंस करता हूं प्यारे दोस्त, तो आप कहोगे सर इनका डिफरेंस करते ही आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे देखो 70 तो इसमें भी मौजूद है, 70 इसमें भी है मौजूद, तो चलो मैं डिफरेंस करके ही दिखा देता हूँ। 5 में से 1 कम कर दोगे 4, 10 में से 2 कम कर दोगे 8। ये डिफरेंस कर दिया, 840 आ गया। अब 840 बताओ 70 से पूरा पूरा डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? आप कहोगे यस सर, बिल्कुल होगा। अगर मैं इनको जोड़ दूं, इन दोनों नंबर को जोड़ दूं, तो 0, 5 और 1 6, 5 और 1 6, 10 और 2 12, कितना हो गया? 1260। क्लियर है बात यहां तक? ठीक है, हाँ 1260 हो गया। अब मुझे ये बताओ, ये 1260 इस 70 से पूरा पूरा डिविजिबल है क्या? आप कहोगे बिल्कुल है। 18×7 = 126, जीरो कटे, वो कटी जानी है, तो 18 बार कटेगा कुल मिला के। इसका मतलब एडिशन भी पूरा पूरा 70 से डिवाइड हो रहा है, डिफरेंस भी पूरा पूरा 70 से डिवाइड हो रहा है। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक? क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है दोस्त, उसका कारण ये है कि 210 इस 70 का मल्टीपल है, यानी कि 70 इसके अंदर छिपा हुआ है। 1050 भी 70 का मल्टीपल है, 70 इसमें छिपा हुआ है। अगर मैं इन दोनों में से 70 कॉमन भी ले लूं, 70 कॉमन भी ले लूं, तो अंदर क्या बचेगा? 3 बचेगा। क्लियर है बात यहाँ तक? और इधर क्या बचेगा? 15 बचेगा। क्लियर है बात यहाँ तक? मतलब घटाना था ना मुझे तो, सॉरी, एक सेकंड रुक जाओ, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। 3 डिफरेंस 15, ठीक है भाई। 15 में से 3 कम करो 12, 12×7 = 84, वही आ गया। ठीक है, अगर मैं इनको जोड़ देता हूँ और 70 कॉमन ले लूं दोनों में से, तो 3 + 15 होगा। तो इसका मतलब एडिशन कर लो चाहे डिफरेंस कर लो, इनके एलसीएम से वो कटता ही कटता है। क्लियर है बात यहाँ तक? अब यहाँ पे भी सवाल में यही बात कह रखी है कि 12, 25, 18 से विभाजित 3 अंक है सबसे बड़ी संख्या। तो इनसे 12, 25 और 18 से विभाजित 3 अंकों की जो बड़ी संख्या होगी, सबसे बड़ी संख्या मान लो ये है, और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये है। अगर वो 12 से भी कटती है, 25 से भी कटती है, 18 से भी कटती है, तो फिर इनके एलसीएम से भी कट रही होगी, इनके एलसीएम से भी कट रही होगी। तो उन्हें क्या कह रहा है कि इनके बीच का जो अंतर होगा वो ज्ञात कीजिए, इनके बीच का अंतर वो ज्ञात कीजिए। जब हम इनका डिफरेंस करेंगे, तो इन दोनों नंबर में दोस्त एलसीएम मौजूद होगा।
और अगर एलसीएम मौजूद होगा तो एलसीएम को मैंने बाहर निकाल लिया, बाहर निकाल लिया तो 70 गुना 15 में से 3 कम करोगे 12, तो 70 गुना 12 बचा, बचा कि नहीं बचा? तो इसका मतलब जो 70 है दोस्त, 70 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा। तो हमें नंबर निकालने की पूरा जरूरत थोड़ी है, हमें तो केवल ये चेक करना है कि 70 कौन से ऑप्शन में है, मतलब 70 किसका मल्टीपल बैठ रहा है यहाँ पे एक तरीके से। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, यानी कि इसमें जो एलसीएम छिपा हुआ है, एलसीएम निकाल लो। तो मान लो यहाँ एक्स बच गया, यहाँ वाई बच गया, तो अंदर क्या बचेगा? एक्स डिफरेंस वाई। अब जो ये एलसीएम है, केवल मैं इस पर फोकस कर रहा हूं कि ये एलसीएम किससे कटेगा। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक? अब इतनी बात अगर आपको क्लियर हो पाई है तो आप सिंपल इस तरीके से देख सकते हो दोस्त कि भाई 12 25 18 से विभाज्य 3 अंकों की संख्या, तो 3 अंकों में इनका एलसीएम मौजूद है, 4 अंकों में भी, 4 अंकों वाली संख्या में भी इनका संख्याओं का एलसीएम मौजूद है। तो उनके बीच का जो डिफरेंस होगा, उस डिफरेंस में भी इनका एलसीएम मौजूद है। अगर उस डिफरेंस में भी इनका एलसीएम मौजूद है तो इसका मतलब वो नंबर 18 से जरूर कटना चाहिए, और 18 में दोस्त 9 छिपा हुआ है तो 9 से भी कटना चाहिए। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। यहाँ पे 3 बैठ रहा है, ये आंसर नहीं होगा, यहाँ 6 बैठ रहा है, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर हो गया हमारा, यहाँ पे ये आंसर नहीं होगा। तो इस तरीके से हमने एलिमिनेशन कर लिया, केवल समझाने के लिए था, इतना टाइम हमने जो लिया, वरना इस सवाल को तो देखते ही उड़ाना था कि भाई 9 का मल्टीपल आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन हमारा परसेंटेज का नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्काउंट का चैप्टर है, ठीक है ना। अब देखिए सवाल में क्या बोल दिया, कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु की खरीद पर निम्नलिखित 3 छूट योजनाओं की घोषणा करता है, इनमें से कौन सी योजना ग्राहक के लिए सबसे अच्छी होगी? भाई ग्राहक को तो वो योजना अच्छी लगेगी जिसमें डिस्काउंट सबसे ज्यादा मिलेगा, और जिसमें डिस्काउंट सबसे ज्यादा मिलेगा वही उसको अच्छी लगेगी। अब हमें ये देखना है कि 15%, अगर 15% 18% की 2 क्रमागत छूट दे दे, या 6 वस्तुएं खरीदे और 2 मुफ्त पाए, या 30% की एकल छूट, इसमें से योजना कौन सी बेस्ट होगी ग्राहक के लिए? हमें यही पता करना है दोस्त, ठीक है। अब देखिए करना क्या है। देखिए अगर मैं आपको कहूं कि एक डिस्काउंट X% का है, एक डिस्काउंट Y% का है, इनका इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंट क्या होगा? तो डिस्काउंट परसेंट होगा X प्लस वाई माइनस XY/100। यानी कि जो हमने सक्सेसिव चेंज का फॉर्मूला पढ़ा था उसमें केवल बीच में यहां माइनस आ जाता है, बस, और कुछ नहीं करना। अब 15% 18% की 2 क्रमागत छूट है, इनका हमें इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है। तो x प्लस वाई यानी कि 15 और 18 कितना हो गया? 33 हो गया, और 15 गुना 18 कर दो, 18 पंजे 90, 9, 18 और 9 कितना हो गया? 17, यानी कि 27, 270, 270 का मतलब 2.7, यानी कि आपको क्या करना है? 15 18 33, 33 में से 2.7 माइनस करना केवल, ठीक है ना। 33 में से 2 कम कर दोगे 31, अब 31 में से 0.7 और कम करना है, यानी कि 30.3 आ गया दोस्त। यानी कि यहाँ पे जो आपका इक्विवेलेंट डिस्काउंट आया वो 30.3% का आ गया। क्लियर है बात? डायरेक्ट फॉर्मूले में अप्लाई कर दिया, 33 में से 2.7 कम करोगे 30.3 का डिस्काउंट आ गया। क्लियर है बात यहाँ तक? अब ये कह रहा है कि 6 वस्तुएं खरीदे और 2 मुफ्त पाए। अब ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट बनता भी है कि भाई इतनी वस्तुएं खरीदे और इतनी मुफ्त पाए, तो बताइए कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया गया। तो आप यहां पर ही सीख लो इस चीज को भी। तो जब भी ऐसा सवाल हो कि इतनी मुफ्त पाए, तो तुम्हें केवल ये चेक करना है कि तुम घर पे सामान कितना लेकर गए, सामान कितना तुम लेकर जाओगे अपने घर पर। तो 6 वस्तुओं के पैसे दोगे, 2 वस्तुएं मुफ्त लेकर जाओगे, तो इस बात का मतलब है 6 तो ये और 2 ये, टोटल जो वस्तुएं आप अपने घर पर लेकर गए वो कितनी लेकर गए? 8। अब 8 पे डिस्काउंट कितने का दिया? 8 वस्तुओं पर 2 डिस्काउंट, 2 वस्तुओं का डिस्काउंट है, यानी कि 8 में से आपको 6 के ही पैसे देने थे, 2 का तो डिस्काउंट हो गया। तो जब भी इस टाइप का सवाल दिखे तो आपको यही करना है कि घर पे आप कितनी वस्तुएं लेकर जाओगे? 8 लेकर जाओगे, जिनमें 2 फ्री मिली। तो इसका परसेंटेज आप यहाँ पे निकाल लो सीधा सीधा, 25% आ गया। तो यहाँ पे 25% का डिस्काउंट मिल गया। अब यहाँ पे 30% की केवल अकेली छूट है, यहाँ पे केवल एक ही छूट दे रखी है 30% की। अब तुम ही खुद देखकर बता दो कि ग्राहक के लिए कौन सी बेनिफिशियल रहने वाली है डिस्काउंट। तो जो ज्यादा होगी वही रहेगी, तो 30.3 30 से ज्यादा है, इसका मतलब ऑप्शन ए, यानी कि मतलब ए योजना कौन से ऑप्शन में है? बी में। तो आंसर क्या होगा दोस्त? बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें क्लियर हो पाई होगी। अब मैं थोड़ा सा कर लूं रेस्ट, अब अगला क्वेश्चन मैं लगा देता हूँ आपके लिए, ठीक है भाई। अब आपको करना है क्वेश्चन अगला, मैं आपको टाइम दूंगा उस सवाल में, ठीक है। इसको नोट कर लिया होगा आपने?
चलिए अगला क्वेश्चन लगा देते हैं भाई। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और ये क्वेश्चन आपके सामने, ये किसका है? 3D का क्वेश्चन है, शंकु यानी कि कोण पर आधारित है ना। उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये पूछ रहा है आपसे। कह रहा कि यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन 392 पाई वर्ग घन सेंटीमीटर है, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बड़े मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, तो जिन बच्चों को शंकु यानी कि कोण के बारे में नहीं पता, तो थोड़ा सा मैं बता देता हूं। देखिए समझिए भाई, जो कोण होता है हमारा, कोण कुछ इस तरह की आकृति का होता है कि नहीं? आप कहोगे यस सर बिल्कुल होता है। जिसमें ये जो है ये रेडियस होगी, ये रेडियस आर होगी, और ये हाइट होगी यानी कि एच होगी, ये एल यानी कि सलेंट हाइट होगी, तिरछी ऊंचाई जिसको बोलते हैं। क्लियर है मेरी बात यहां तक? ठीक है। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, तो इसका मतलब इसमें जो हाइट दे रखी है, एच की जो वैल्यू दे रखी है दोस्त, वो 24 सेंटीमीटर में दे रखी है। क्लियर है बात? 24 सेंटीमीटर हमें दे रखी है। क्लियर है भाई? है ना। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन। देखो मजेदार बात यह है कि जो 2D और 3D का क्वेश्चन होता है दोस्त, उसमें क्या होगा, जो चीज हमें वैल्यू के रूप में दी जाती है, हम डायरेक्ट फॉर्मूला उसी का अप्लाई करते हैं। बात समझ में आई? जैसे कि इस क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम दे रखा है, अगर इसमें वॉल्यूम दे रखा है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो। अब यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? आप कहोगे सर वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है ना। तो इधर लगा देता हूं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच की वैल्यू हमें दे रखी है 24 है, और इसके वॉल्यूम यानी कि क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 392 पाई। तो ये 392 पाई के बराबर दे रखा है। ठीक है भाई। अब यहां पर करना क्या है, पाई से पाई कट जाना है। 3 से काट दोगे 8 बार कटेगा, 8 से काट दोगे 8 चौक 32, 8 नंबर 72, 49 बार कटेगा। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 49। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त? 7। क्लियर है बात यहां तक? अब ये पूछ रहा है कि उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता लग ही चुका है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वक्र पृष्ठ यानी कि सीएस से कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा पाई आर एल। अगर मैं बात करूं टीएस से, टीएस से का फॉर्मूला होगा दोस्त वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस एरिया ऑफ बेस, यानी कि पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ये और जुड़ेगा इसमें, जो सर्किल वाला है ये एरिया है ना, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। कॉमन लेना चाहो तो ले सकते हो, पाई आर आपका कॉमन आ चुका, अंदर बचेगा एल प्लस आर। क्लियर है? ये टीएसए का फॉर्मूला होगा। तो तीनों ही फॉर्मूले मैंने दोस्त यहाँ पे लिख दिए हैं। क्लियर है बात यहां तक? अब हमें निकालना है पाई आर एल। अब एक बात समझना है यहाँ पे, आर की वैल्यू हमारी कितनी आ गई भाई? आर की वैल्यू हमारी यहाँ पे 7 आ चुकी। ये 24 दे रखा है, 7 24, और पाइथागोरन ट्रिपलेट बनता है 7 24 25 का। तो इसका मतलब एल की वैल्यू कितनी होगी? 25। देखिए अगर आपको स्पीड बढ़ानी है थोड़ी सी, तो पाइथागोरन ट्रिपलेट होते हैं लगभग 10-12 आपको याद रखने हैं अगर स्पीड बढ़ानी है। वरना आप क्या करोगे, यहाँ पे ये 24 है, ये 7 है, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे कि एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, इनके 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, 576 49 625, 625 का वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट कर दोगे तो यहाँ पे 25 मिलेगा। लेकिन जैसी ही नजर पड़ी 7 24, तुरंत दिमाग में 25 आना चाहिए। पाइथागोरन ट्रिपलेट में यहाँ पे लिख भी देता हूँ थोड़े बहुत, ताकि आप याद कर पाओ। तो सबसे छोटा पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है 3 4 5, जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा। दूसरा जो यूज होता है, इसी का डबल कर दो, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, इसी का डबल। क्योंकि किसी भी पाइथागोरन ट्रिपलेट में आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो वो भी एक पाइथागोरन ट्रिपलेट ही बनता है, ये बात याद रखना। ठीक है। उसके बाद दोस्त तीसरा बनता है 5 12 13। उसके बाद चौथा पाइथागोरन ट्रिपलेट बनता है आपका 7 24 25 वाला। उसके बाद पांचवा बनता है 8 15 17 वाला। छठा बनता है 9 40 41 वाला। सातवां बनता है 12 35 37 वाला। मतलब ये कुछ मैंने लिख दिया यहाँ पे 7 8, तो इनको याद रख लेना। आपको जैसे ही नंबर दिखा 8 15, तो दिमाग में घंटे बज जानी चाहिए 17 की। 15 17 आया तो 8 दिमाग में आना चाहिए। और 3D में अक्सर जो कोन वाला जो क्वेश्चन बनते हैं, शंकु वाले जो क्वेश्चन बनते हैं दोस्त, उसमें तो यूज होता ही है पाइथागोरन ट्रिपलेट।
एरिया वाले में, रेक्टेंगल में, समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस वाले क्वेश्चनों में, स्क्वायर वाले क्वेश्चनों में भी यूज होते हैं। ठीक है, तो याद रखो इन चीजों को। इससे क्या होगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी और कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए हमें निकालना है पाई आर एल, क्योंकि वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है और ऑप्शन सारे पाई की टर्म में है। तो आर की वैल्यू कितनी है भाई 7, एल की वैल्यू कितनी आ गई 25, और गुणा पाई और कर दो, तो सी एस से हमारा निकल गया यहाँ पे 25 सत्ते 175, यानी कि 175 पाई हमारा दोस्त आंसर आ चुका है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। उम्मीद करूंगा कि यहां तक चीजें क्लियर हो पाई होगी। मैंने कोशिश की है कि ये तीनों फॉर्मूले भी साथ में हमने इस क्वेश्चन के साथ ही फिनिश कर दिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नोट करना चाहो कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, मैं हट गया है ना। चलिए, नोट कर लिया होगा भाई, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बड़े मजेदार क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन दोस्तों मैंने ऑफलाइन क्लास में भी आपको क्लास में भी कराया था, मेरी शीट के अंदर भी है ये क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, दो व्यक्तियों ए और बी के भार का अनुपात 5:3 है। यदि ए के भार में 5% की वृद्धि हो जाए और ए तथा बी का कुल भार 15% बढ़कर 92 किलोग्राम हो जाए, तो बी के भार में हुई प्रतिशत वृद्धि दशमलव के 2 स्थान तक शुद्ध मान ज्ञात कीजिए, सवाल में बोल दिया। यानी कि इस क्वेश्चन से हमें ये बात तो पता चल चुकी कि लास्ट में जो बी के बारे में पूछ रहा है वो परसेंटेज में आपसे पूछ रहा है। अगर परसेंटेज में पूछ रहा है तो भाई सबसे पहले रेशियो लिख लेते हैं कि जो ए है और बी है, इनका जो वेट का रेशियो दे रखा है 5:3 दे रखा है। कितना दे रखा है भाई, 5:3 यहाँ पे दे रखा है। अब ए के भार में 5% की वृद्धि हुई, तो आप कहोगे सर 5 का अगर 5% निकाल लोगे तो पॉइंटों में जाएगी बात, तो पॉइंट से बचने के लिए हम क्या करेंगे, तो दो जीरो बढ़ा दो, इधर भी इधर भी। अब बताओ 500 का 5% क्या होगा 25। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ए के भार अगर 500 किलोग्राम, अरे मानने में क्या जा रहा, 500 ग्राम भी नहीं मान सकते, किलोग्राम भी नहीं मान सकते, है कि नहीं। तो मान लो, मानने में क्या जा रहा, हमने मान लिया कि भाई ए कोई वस्तु है, ये लेकिन व्यक्ति दे रखे इसने भी यार, है ना, दोनों ही काम गलत कर दिए। चलो भाई मान लो, अब मानने में कुछ नहीं आता, मानने को तो तुम भी पता नहीं क्या क्या मानते रहो, है ना, रात को सपने में पता नहीं क्या क्या हो, है ना। अब बात को समझिए, मैं बात कर रहा था किसकी, ए की। तो ए का जो भार है वो 500 किलोग्राम हमने मान लिया। अब 500 किलोग्राम मान लिया, तो 500 का 5% कितना हुआ 25, यानी कि ए के भार में 25 की वृद्धि होगी। ठीक है, अब ये कह रहा कि ए और बी का कुल भार, अब बताओ ए और बी का कुल भार कितना है भाई, यहाँ पे 800 हो जाएगा। ए और बी का कुल भार 15% बढ़कर 92 किलोग्राम हो जाए, आंसर परसेंटेज में चाहिए, 92 से तो कोई मतलब नहीं रहा मेरा। 15% बढ़ाना है, 800 का 15% बता दो, तुम कहोगे सर 120 हो गया। तो यानी कि ए और बी के कुल भार में, कुल वेट में, टोटल वेट में जो इंक्रीमेंट हुआ वो 120 का हुआ। तो कह रहा कि बी के भार में हुई प्रतिशत वृद्धि बताइए क्या होगी। तो मुझे एक बात बताओ दोस्त, ए के भार में 25 की वृद्धि हुई, दोनों के कुल भार में 120 की वृद्धि हुई, तो फिर बी के भार में कितनी वृद्धि होगी, आप कहोगे 95 की है भाई, 95 की होगी कि नहीं, तभी तो 25 95 120 बैठेगा। तो बी के भार में इसका मतलब 95 की वृद्धि होगी, कितने पर होगी, आप कहोगे सर 300 पर हुई। 300 पे 95 की वृद्धि है, 100 पर कितना, बस इतना करके निकल जाओ, उत्तर मिल जाएगा आपको। अब यहाँ पे मुझे बताओ, दो जीरो से दो जीरो कटेगी, 95 को 3 से काट दो, 3 3 9 आ गया, कितना बच गया, 3 ही कम 3 आ गया, 31 वाला आंसर होगा। अब 31 वाला तो दोस्त एक ही ऑप्शन हमें नजर आ रहा है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। पूरा काटना चाहो पूरा काट देना, 6 बार कटेगा, यानी कि लगभग 31.67%, यानी कि ए ऑप्शन आंसर आ गया। इतना ही करके आपको बढ़ जाना है अगले क्वेश्चन पे मेरी तरह। नोट कर लिया होगा भाई आपने। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए भाई। कह रहा है कि क्रम से 50 और 80 के औसत अंक वाले छात्रों की दो कक्षाओं ए और बी को मिलाने पर प्राप्त औसत अंक 60 है। कक्षा ए और बी के छात्रों का क्रम से अनुपात ज्ञात कीजिए। आसान सवाल है भाई, हमारे पास क्वेश्चन में कहा गया कि कक्षाएं हैं दो, ए का औसत है हमारे पास 50 और बी का औसत है दोस्त हमारे पास 80। अब ये कह रहा है कि दोनों कक्षाओं को हमने मिला दिया, मिलाने के बाद जो एवरेज बना वो कितना बना दोस्त, औसत अंक जो बना वो 60 बना। तो इसका मतलब इन दोनों का एवरेज है, जब दोनों का एवरेज देते तो सीधा सीधा एलिगेशन लगाओगे आप, 80 में से 60 कम करोगे कितना हो गया 20, यहाँ पे कितना बचेगा 10, रेशियो कितना आ गया भाई फाइनली 2:1।
तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है, आंसर हुआ सी ऑप्शन। तो सिंपल क्वेश्चन भी एग्जामिनर जरूर देता है पेपर में, क्योंकि एग्जामिनर भाई साहब का ख्याल रखता है, उसको देखता है कि हर तरह का क्वेश्चन, हर तरह का बच्चा जो है पेपर देने के लिए आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 55, ये हमारा चक्रवर्ती ब्याज से है। कह रहा कि एक धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होकर 3 वर्षों में 20% प्रतिवर्ष की वृद्धि, प्रतिवर्ष की दर से इतने रुपए हो जाती है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। सवाल में इतनी सी बात पूछ ली। तो भाई मुझे एक बात बताओ, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? तो आप कहोगे सर 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/5, यानी कि 5 रुपए पर एक साल में एक का ब्याज मिल गया, मैं ये कह सकता हूँ। आप कहोगे ऐसा 5 रुपए पर एक साल में 1 रुपए का ब्याज मिलकर वो कितना बन गया? 6 बन गया, यानी कि ये अमाउंट हो गया, ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है। एक मूलधन है तो एक मिश्र धन है। एक साल बाद 6 हो गया, समय कितना दे रखा? 3 साल का। 3 साल का दे रखा तो पावर कर दो 3, जितना समय होगा उतनी पावर। 2 साल होता तो पावर 2। तो मैं बोलूंगा कि 125 रुपए 3 साल में 216 रुपए हो गए। 125 रुपए 3 साल में कितने हो चुके? 216 रुपए हो चुके। आप कहोगे यस सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई दुविधा नहीं है। लेकिन सवाल वाला कह रहा है कि नहीं 216 नहीं हुए भाई, वो तो 14,112 हुए। तो इसका मतलब 216 यूनिट की वैल्यू ही कितनी है? 14,112 है क्या? 216 यूनिट की वैल्यू 14,112 है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 216 से डिवाइड कर दोगे। 125 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, यानी कि आपसे वो सीधा सीधा प्रिंसिपल अमाउंट पूछ रहा है और कुछ नहीं पूछ रहा। पी की वैल्यू आपसे जानना चाहता है एग्जामिनर, और कुछ नहीं जानना चाहता। अब मुझे एक बात बताओ भाई, अब ये कैलकुलेशन आ चुकी है हमारे पास, इसी कैलकुलेशन को हमें अंजाम तक इसके पहुंचाना है। अब मेरे दिमाग में एक बात आई, क्यों ना हम डिजिटल सम अप्लाई कर ले। और डिजिटल सम के बारे में मैंने बताया हुआ है आपको कि हमेशा हम सबसे पहले अपॉन में जो नंबर लिखा होता है उसका चेक करते हैं क्या है डिजिटल सम। तो 6 2 8 1 9, इसका मतलब अपॉन में 216 लिखा हुआ है, इसका डिजिटल सम कितना आया भाई? 9 आया। अगर अपोन में कभी भी डिजिटल सम 3 बन जाए, 6 बन जाए या 9 बन जाए, तो कभी भी प्यारे बच्चों हम डिजिटल सम अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब हमारी मजबूरी है, हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है ना, चलिएगा। इसका 9 है, ऊपर का देखिए जरा, 4 और 1 5, 5 और 2 7 और 2 9, यानी कि 9 से पूरा पूरा कटेगा ये। 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 9 एकम 9 51, 9 और 5 14 51, 9 पंजे 45, 5 और 1 6 61 आ गया, 9 6 54, 6 और 1 7 9 8 72, कट गया भाई। 8 से 30 56, 8 एकम 8, 8 से पूरा कट रहा है भाई, 8 3 24, 8 एकम 8 76, 8 नंबर 72, 8 संग 48। अब 3 से इसको काट दो, 3 से काट दोगे इसको तो काटिए भाई। 3 संग 18, कितना बच गया? 16, 3 पंजे 15, यानी कि 65.3333 इस तरीके से कटेगा ये। गुणा 125 और करना है, गुणा 125 और करना है। क्लियर है बात? अब ध्यान दो, अब तुम ऑप्शन पे नजर डालिए। ऑप्शन देखिए दोस्त, यहाँ 80 है, यहाँ 71 है, 91 है, 81 है। तो मतलब लगभग मैं ये कह सकता हूँ कि ऑप्शन ना काफी दूर दूर है। अगर ऑप्शन काफी दूर दूर है तो हमें 65.33 में मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हम इंटीजर वाले पोर्शन की आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि 125 की मल्टीप्लाई सीधा 65 में कर लेते हैं। अब 125 सिक्का कितना होगा? 600, 25 सिक्का 150, यानी कि 750, 750। 125 की मल्टीप्लाई 60 में कर दी तो 7500 आ गया। 125 की मल्टीप्लाई 5 में कर दोगे 500, 625 हो गया। कितना हो गया दोस्त? 625 हो गया। 5 हो गया, 2 हो गया, 6 और 5 11, 8125। यानी कि अगर मैं कहूं कि 125 की मल्टीप्लाई अगर मैं 65 में करता हूं, 65 में करता हूं, तो हमारा आंसर फिर 8125 आना चाहिए। लेकिन ये तो 65 से बड़ा है, तो इसका मतलब आंसर जो भी होगा दोस्त वो 8125 से तो बड़ा ही होगा, इससे छोटा नहीं हो सकता। 8125 से छोटा नहीं हो सकता, तो ये आंसर नहीं होगा। 8125 से छोटा नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। 8125 से बड़ा होगा, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं होगा कि पूरा 10 का डिफरेंस आ जाए, 81 और 91 में पूरा 10 का डिफरेंस आ जाए। तो इसका मतलब ये ज्यादा बड़ा हो गया, इतना भी बड़ा नहीं होगा। तो बचा आंसर कौन सा? डी ऑप्शन। तो इस तरीके से अप्रोक्सीमेशन में जाकर आप अपने आंसर का सही तरीके से आंसर निकाल सकते हो। ठीक है भाई, तो ये आंसर बनेगा। एग्जाम में कैलकुलेटर का यूज नहीं होता, वरना अगर होता तो आप ये अप्रोक्सीमेशन भी ना करते, आप कैलकुलेटर से ही अपना आंसर निकाल लेते। ठीक है ना। लेकिन उम्मीद करूंगा कि ये समझ में आ चुका होगा आपके क्वेश्चन। तो चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए।
कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आ चुका भाई हमारा, एक्स बटे वाई और वाई बटे जेड के वर्गों का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। मान के चलिए एक संख्या ए है, एक संख्या बी है, इन दोनों का मध्य अनुपाती निकालना है, मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। तो मीन प्रोपोर्शनल दोस्त फॉर्मूला ये होता है एमपी का। मध्य प्रदेश निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है मध्य प्रदेश, मतलब यार मजाक कर रहा हूं है ना, एमपी यानी कि मीन प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब बात को समझिए, यानी कि दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट हमें करना है। यहाँ पे कह रहा है कि एक्स बटे वाई और वाई बटे जेड के वर्गों का मध्य अनुपात, यानी कि इसका वर्ग करना है, इसका भी वर्ग करना है। अब इनका मध्य अनुपात ही निकालना है, यानी कि स्क्वायर रूट कर दो बस इसका। तो एक्स बटे वाई बाहर आ गया, वाई बटे जेड बाहर आ गया, वाई से वाई कट गया, तो बचा कितना, एक्स बटे जेड। तो आंसर क्या होगा दोस्त, डी ऑप्शन। तो आसान क्वेश्चन था, कभी कभी पूछ लेता है तो याद रखना, ठीक है ना। मध्य अनुपाती कैसे निकालते हैं, ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 57। कितना सिंपल क्वेश्चन, जो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल सब बच्चा कर लेगा इसको, है ना। 3 सीटी की कीमत 3300 रुपए है, तो 1 सीटी की कीमत कितनी होगी भाई, आप कहोगे सर 1100 रुपए होगी 1 सीटी की कीमत। तो 10 सीटी की कीमत कितनी होगी, एक जीरो उधर बढ़ा दो, एक जीरो उधर बढ़ा दो, तो कितना हो गया, 11,000। आसान सवाल था। क्वेश्चन नंबर 58 पा जाओ भाई। ये जो 58वां क्वेश्चन है, ये टाइम एंड वर्क का एक बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्त। और मैं इसके तरीके बताऊंगा आपको दो, या फिर मैं एक ही तरीका बता देता हूँ जो सबसे बेस्ट अप्रोच है, ठीक है ना। देखिए, करने के तो 2 से 3 तरीके हैं ऐसे सवाल को करने के, लेकिन मैं सबसे बेस्ट अप्रोच आपको बताता हूँ। अगर सवाल में अगर सवाल में गलती से ये वाला आ रहा है, ये और वाला आ रहा है, या लिखा हुआ है मतलब, तो आपको ऐसे सवाल को ठिकाने लगाने के लिए एक तरीका याद रखना है, एंड बटे और। एंड बटे और, यानी कि एंड वाले डाटा को और वाले डाटा से डिवाइड करना है, बस और कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे आप देखोगे 16 पुरुष और, यहाँ पे एंड वाला डाटा ये रहा, 16 पुरुष और 18 महिलाएं उसी काम को पूरा करने में कितने दिन का समय लेगी। क्लियर है बात यहाँ तक। तो मैंने कहा एंड वाला डाटा 16 पुरुष 18 महिलाएं, 16 पुरुष 18 महिलाएं, इनको डिवाइड करना है और वाले डाटा से। तो 12 पुरुष 9 महिलाओं से डिवाइड कर दो, 12 पुरुष 9 महिलाओं से डिवाइड कर दो, बीच में लगा दो प्लस का निशान। कितने दिन में पूरा होगा, दिन यहाँ पे दे रखे हैं 36 दिन, तो 36 के बराबर कर दो। इस डी की वैल्यू आपको निकालनी है, बस इतना करके निकल जाना है, अपना आंसर जल्दी आएगा। सबसे तरीके और भी है, लेकिन मैं बेस्ट अप्रोच बता रहा हूँ ऐसे सवाल को करने की जिसमें या वाला कंडे, केवल इसी में ही अप्लाई होगा ये तरीका, ठीक है। अब देखिए 9 दूनी 18 हो गया, 12 दूनी 24 हो गया, 24 और 16 कितना हो गया, 40। 40 बटे 12 कितना हो गया भाई, 40 बटे 12 गुना डी हो गया, बराबर कितना आ गया, 36 आ गया। क्लियर है। 16 बटे 12, 18 बटे 9, 9 दूनी 18, 12 दूनी 24, 24 और 16 कितना हो गया दोस्त, 40। 40 बटे 12 गुना डी। अब यहां से 4 से काट दोगे, 10 बार कटेगा, 4 नम 36 हो गया, ठीक है। 2 पंजे 10 हो गया, 2 छिक 12 हो गया, यानी कि डी की वैल्यू आई 6 नम 54, 54/5। और 54/5 को दोस्त हम लिख सकते हैं 10 सही 4/5। तो इसका मतलब कितने दिन लगेंगे दोस्त, ये लगेंगे सी ऑप्शन। अब दूसरा तरीका अगर हम करते हैं, तो दूसरे तरीके में हम क्या करते हैं, हमें इफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी आदमी की औरत के साथ, और हमें टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। टोटल वर्क निकाल के उसको डिवाइड करना है 16 पुरुष 18 महिलाओं की इफिशिएंसी से, तब जाके हम उसको निकाल लेंगे। एक तरीका ये हो गया। तीसरा तरीका होगा कि हम 12 पुरुष और 9 महिलाएं हैं, यहाँ से मैं रिलेशन देख लूंगा, फिर हमें एक चीज में कन्वर्ट करना है, तो सभी को महिला महिला बना लो, या सभी को फिर पुरुष बना लो। क्लियर है। लेकिन मैंने तुम्हें केवल ये जिसमें या लगा हुआ है उसको करने का सबसे आसान तरीका आपको बता दिया। तो भविष्य में जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, तो आपको यही अप्लाई करना है। आप यकीन मानना बहुत फास्ट हो जाओगे ऐसे सवाल को करने में। क्लियर है बात यहाँ तक, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। ये समझ में आ चुका होगा आपको कि एंड वाले डाटा को और वाले डाटा से डिवाइड करके बस खत्म करना है, जो दिन दे रखे होंगे लास्ट में लिख दोगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई। ये सवाल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं कहूंगा इसको अपने नोटबुक में कैद कर लेना हमेशा हमेशा के लिए। बहुत शानदार क्वेश्चन है, करके मजा आएगा आपको, ठीक है। और मैं ये भी चाहूंगा कि एक बार आप वीडियो पॉज करके इसको खुद ट्राई करना और फिर देखना तरीका क्या है। अब देखिए क्वेश्चन क्या 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 कहता है। क्वेश्चन में कहा गया कि 1 लाख का एक घर ए द्वारा बी को 6% के लाभ पर बेचा जाता है। बी घर वापस ए को 3% हानि पर बेचता है।
पूरे लेन देन में ए का लाभ या हानि बताना है। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप छोटे से एग्जाम्पल से चीजों को कवर करना। मैं मान के चल रहा हूं कि भाई ए के पास कोई सामान था और वो 100 रुपए का लेकर आया था। एक आदमी ए है, वो अपने सामान को 100 रुपए में लेकर आया। अब वो इसको बेचता है किसी को, मान लो बी को बेच दिया। मान लो बी को बेच दिया, मैंने इसी की तर्ज पे ये एग्जाम्पल बनाया है ताकि हर बच्चा इस बात को समझ पाए। ठीक है ना। मैंने कहा कि बी को बेच दिया और बी को मान लो उसने 115 रुपए में बेच दिया। कितने में बेच दिया भाई? 115 रुपए में उसने बेच दिया। 115 रुपए में बेच दिया। 100 रुपए का सामान लाया है, बी को बेच देता है, 115 रुपए में बेच देता है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ए को कितना फायदा हुआ? आपने तुरंत जवाब दिया, चलेगा गुरुजी 15 रुपए का फायदा हो गया। कितने का फायदा हो गया भाई? 15 रुपए का फायदा होगा ए को 15 रुपए का फायदा होगा। क्लियर है बात यहां तक? अब मुझे एक बात बताओ, कोई मजबूरी रही होगी, बड़ी दिक्कत रही होगी बी को मजबूरन इस मकान को बेचना पड़ा। अब बी को मजबूरन बेचना पड़ा तो जाहिर सी बात है, अब वो कम कीमत में ही बेचेगा। अगर मजबूरी में कोई सामान अपना बेचता है तो मजबूरी में बेचता है तो कम में बेचता है। ठीक है ना। तो अब उस टाइम पे ए पहुंचता है भाई बी के पास। क्या लगा भाई, अगर तू बेच ही रहा तो तू एक काम करना, मुझे ही बेच दे। अब बी ने खरीद कितने में रखा था? 115 रुपए में खरीद रखा था। अब ए उसको खरीदना चाहता है। बी ने कहा भाई मैंने 115 में खरीदा, अब 115 में खरीदा, 115 से ज्यादा कीमत में तो तू लेगा नहीं, तो भाई मैं थोड़ा कम करके बेच दूंगा। तो बी ने कहा चल भाई मैं तुझे इसके लिए, मकान के लिए 107 रुपए दे देता हूँ, वो 107 रुपए में बेचता हूँ। अब बी ने ए को वापस बेच दिया। बी ने इसको वापस ए को बेच दिया। अब ए ने इसको वापस 107 रुपए में खरीद लिया। तो मुझे बताओ बी को लॉस कितना हुआ? तो आप कहोगे बी को लॉस हो गया गुरुजी अब की बार, बी को लॉस हो गया 8 रुपए का, क्योंकि बी के लिए जो सीपी है वो तो 115 है ना। तो बी ने 115 में खरीदा, 107 में बेच दिया, तो बी को लॉस कितना हो गया? 8 रुपए का लॉस हो गया। क्लियर है मेरी बात? यहां तक चीजें क्लियर हो पा रही होगी, कोई डाउट नहीं होगा यहां तक। अब मुझे एक बात बताओ दोस्त, अब ए का जो सीपी है वो तो 100 रुपए ही है ना। ए तो 100 रुपए में ही लेकर आया ना वो सामान। अब अगर ए 100 रुपए में लेकर आया, ए ने 100 रुपए का सामान 115 में बेचा, तो 15 का फायदा तो यहाँ कमा लिया। अब ए को ये 107 रुपए में खरीदना पड़ा, 100 रुपए का सामान 107 में खरीदना पड़ा। जो पहले ए 100 रुपए में लेकर आया उसको 107 रुपए में खरीदना पड़ा। तो क्या ए को 7 रुपए का घाटा नहीं हुआ? क्योंकि उसे पता है तो 100 रुपए का था। तो इसका मतलब ए को जो लॉस हुआ यहाँ पे, इसको वापस 107 में खरीदने में 7 रुपए का ए को लॉस हो गया। क्लियर है मेरी बात? 7 रुपए का ए को लॉस हो गया। अब मुझे एक बात बताओ दोस्त, एक्चुअल में फायदा कितना हुआ था पहली बार में? ए को 15 रुपए का, और फिर दूसरी बार में जब वापस खरीद लिया तो कितने का लॉस हुआ? 7 रुपए का। तो नेट प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? ए को प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? नेट प्रॉफिट कितना हुआ ए को? तो आप कहोगे सर नेट प्रॉफिट हुआ ए को 15 रुपए का सामान, 7 रुपए का लॉस, मतलब 15 रुपए का प्रॉफिट यहाँ पे हुआ, 7 रुपए का लॉस यहाँ पे हुआ। तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ? 8 रुपए का। कितने का प्रॉफिट हुआ दोस्त? 8 रुपए का प्रॉफिट होगा किसको? ए को। अगर आप इतनी बात समझते हो तो क्या मैं एक बात और नहीं कह सकता यहाँ पे? मैं ये कह सकता हूं कि ए को उतना ही प्रॉफिट हुआ है जितना कि बी को नुकसान हुआ है, कह सकता हूं। क्योंकि यहाँ पे बी को लॉस कितना हुआ? 8 रुपए का। तो भाई ए को प्रॉफिट भी तो 8 का ही हो रहा है। तो इस बात का मतलब ये हुआ, यहां से हमने ये बात जान ली कि जब हम अपना सामान किसी को प्रॉफिट पर बेचते हैं और वापस वो घाटे में बेचता है, तो जितना उसको घाटा होता है बी को, तो उतना ही हमें प्रॉफिट होता है ना। कई बार ये जीवन का एक दस्तूर है कि अगर कोई आदमी दुख है तो सामने वाला उसका मजा लेता है। तो वो यहाँ पे मजे की वाली बात है कि ये दुखी होकर बेच रहा है, 8 का नुकसान हो रहा है, तो उसको मजा भी उतना ही आ रहा है, 8 का प्रॉफिट हो रहा है। तो जितना ऐसा दुख हुआ उतना ही इसको प्रॉफिट हुआ। क्लियर है मेरी बात यहाँ पर? ठीक है। तो इसका मतलब मुझे केवल ये देखना है यहाँ पे कि बी को लॉस कितना हुआ, और जो लॉस बी को होगा वही प्रॉफिट ए को होगा। क्लियर है मेरी बात? अगर इतनी बात क्लियर हो गया, अब सवाल में कुछ नहीं है। भाई 1 लाख का मकान था, बी को 6% लाभ पर बेच दिया। 1 लाख का मकान था, बी को बेचते 6% लाभ, यानी कि 106% में बेच दिया। 106% में बेच दिया, यानी कि बी ने इतने रुपए में खरीद लिया भाई इसको। ये हमारा बी का सीपी निकल गया। ये सीपी किसका है? बी का है। अब इतने रुपए में बी ने उसको खरीद लिया। अब मजबूरन उसे बेचना पड़ा, और बेच के उसको 3% का नुकसान हुआ। तो मुझे बताओ इस सीपी का 3% कितना होगा?
इस सीपी का 3% कितना होगा, इतना होगा। आप कहोगे यस सर। तो ये जो 3% का नुकसान हुआ ये बी का लॉस ही तो है। अब ये बी का लॉस है तो अब मुझे बताओ, 3×18, 3 × 3 और 1 0 एरी 3180। तो मैं ये कह सकता हूँ कि बी को हानि हुई। बी को हानि कितने रुपए की हुई, ये 3180 रुपए की हानि हुई बी को। तो मैं कह सकता हूं कि ए को उतने रुपए का ही प्रॉफिट हुआ। ए को जो प्रॉफिट हुआ वो उतने रुपए का ही प्रॉफिट हुआ। ए का प्रॉफिट भी यही होगा, मतलब है ना। ए का प्रॉफिट भी क्या होगा दोस्त, 3180 रुपए ही होगा। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा आपका, आंसर होगा डी ऑप्शन। ये इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि बी को जितना लॉस होगा उतना ही ए को प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे बी को लॉस हुआ 3180 का, तो ए को प्रॉफिट भी 3180 रुपए का ही होगा। यानी कि हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये जबरदस्त क्वेश्चन आपको समझकर एक आनंद की अनुभूति हुई होगी, अलग ही मजा आया होगा, अलग ही चरम सीमा पे पहुंचे होंगे। ठीक है, चलिए खैर समझ में आ चुका होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्त आपके सामने आ रहा है। आसान क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 60। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक कॉलेज में 2 कोर्स होते हैं। एमकॉम में 500, 450 छात्र पास हुए। भाई एक एमकॉम है, एमकॉम में कितने छात्र हैं, 500, ये टोटल स्टूडेंट है। पास कितने हुए दोस्त, यहाँ पे आपको कहा गया कि पास हुए 450। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जबकि एमए में 2000 छात्रों में से एक एमए है, इसमें टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 2000 है, और छात्रों में से 1500 छात्र पास हो जाते हैं। 1500 छात्र पास हुए। कॉलेज का संयुक्त पास प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कॉलेज में कितने प्रतिशत लोग पास हुए, ये सवाल में पूछ लिया। अब कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल है सवाल। मुझे एक बात बताओ भाई, 2000 तो एमए में स्टूडेंट है, 500 एमकॉम में है। कुल स्टूडेंट कितने हो गए, आप कहोगे सर 2500 स्टूडेंट स्टूडेंट खुले हैं। 2500 2500 पास कितने हुए, आप कहोगे सर 1500 और 400, 1950 पास हो गए। 1950 स्टूडेंट पास हो गए। परसेंट में निकालना है तो गुणा और 100 कर लो, तो पासिंग परसेंटेज पता लगेगा कि पास कितने परसेंट हुए। इतना ही करना था सवाल में, और कुछ करना ही नहीं था सवाल में, है कि नहीं। अब ये बताओ, 2 0 से 2 0 कटेगी, 25 से पूरा का पूरा कटेगा। 25 सत्ते 175, 25 अट्ठे 200 हो गया, 25 सत्ते 175, 20 25 अट्ठे 200। तो 78% जो है संयुक्त रूप से पास हुए। सी ऑप्शन दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर है बात यहां तक, ठीक है। तो इसको नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। देखिए आज की क्लास में हमने जो एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया 2023 में, जो पहली शिफ्ट में शायद फरवरी में पूछा गया था, है ना। जो भी है आप देख लेना शुरुआत में। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा कि ये जितने भी क्वेश्चन, तमाम क्वेश्चन हमने किए आज रीजनिंग और मैथ के, वो आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। और भाई इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जरूर कर लेना। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया भी आए, बहुत क्वेश्चन इसमें आसान भी थे। लेकिन जो क्वेश्चन आपको लगता है कि यार वाकई में बहुत जबरदस्त है, तो उसको भाई अपनी कॉपी में नोट भी कर लेना, प्रैक्टिस भी कर लेना। बहुत सारी चीजें नई नई सीखने को आज की क्लास में आपको मिली होगी। और ये केवल एसएससी जीडी के हिसाब से ही नहीं मैंने पढ़ाया, ये एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी पुलिस एसआई या फिर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को भी ध्यान में रखते हुए चीजों को क्लियर करने की कोशिश की है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में दोस्त, नए किसी दूसरे पेपर के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए और जबरदस्त तरीके से इसी तरीके से मेहनत करते रहिए। एक दिन आप सफल जरूर होंगे, ये मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ है। ठीक है, मिलेंगे भाई नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।